अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद राज। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो कि आईबीए के अभी राउंड 2 में अपियर होंगे टेस्ट में। अच्छा, एक अपडेट जो अभी रिसेंट आई है आईबीए की तरफ से वो ये है कि आईबीए के जो 3 स्कूल्स हैं, बिजनेस स्कूल और इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज स्कूल एंड द कंप्यूटर साइंस स्कूल, इन तीनों स्कूल का जो टेस्ट होगा ना वो सेम होगा, एक ही टेस्ट होगा। ठीक है, रिजल्ट्स अलग अलग बनेंगे हर स्कूल के, बट टेस्ट एक ही होगा। ठीक है, तो ये वीडियो अगर कोई बच्चा बीबीए में भी है, अगर कोई बच्चा एसीएफ भी देगा, ठीक है, यानी आईबी का कोई भी प्रोग्राम देगा, सोशल साइंसेस देगा, इकोनॉमिक्स देगा, सीएस देगा, उन सब बच्चों के लिए ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो आपका पेपर आएगा वो सारे प्रोग्राम्स के लिए आप जिसमें भी अप्लाई करना चाह रहे हो सबका पेपर एक ही आएगा। एक अपडेट जो कि बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि सर एडवांस टॉपिक्स आएंगे या नहीं आएंगे। देखो, मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि एडवांस टॉपिक आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन मैं चांसेस बता सकता हूँ कि भाई जो 90% चांसेस है ना, 90% चांसेस ये है कि आपके बेसिक मैथ से ही सवाल आ जाए, पूरा पेपर बेसिक मैथ का ही हो। ठीक है, क्योंकि आपके साथ साथ जो सीएस के बच्चे हैं उनके साथ साथ बीबीए वाले बच्चे भी हैं, एसीएफ वाले बच्चे भी हैं, बीए वाले भी हैं, इकोनॉमिक्स वाले बच्चे भी हैं, सोशल साइंसेस के भी हैं। अब उनसे मैं एडवांस टॉपिक्स तो एक्सपेक्ट नहीं करेगा ना आईबीए, और ना उनको आता होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई 90% चांसेस ये है कि आपका जो पेपर आएगा ना राउंड 2 का आईबीए का, वो आएगा पूरा का पूरा बेसिक मैथ के ऊपर। ठीक है, 90% चांस है, लेकिन 10% आप रख लो, ऊपर ऊपर देख लो। ठीक है, डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, साइन का कॉस कैसे चेंज होता है, कॉस का नेगेटिव साइन कैसे चेंज होता है, नॉर्मल याद कर लो, इंटीग्रेशन के एक दो रूल देख लो। ठीक है, ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाइपरबोला एलिप्सिस, हाइपरबोला तो नहीं, एलिप्सिस के देख लो एक दो। ठीक है, वैसे देखने की ज़रूरत है नहीं, मैं 90% वैसे श्योर हूँ, बट 10% अगर अगर आप कहते हो कि भाई मैं 10% के ऊपर देखो, अगर एडवांस मैथ आएगा ना तो किसी एक खास सिर्फ आपके लिए नहीं आएगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उन सबके लिए एडवांस मैथ आएगा। ठीक है, तो अगर पेपर मुश्किल होगा तो सबके लिए होगा, और पेपर आसान होगा तो सबके लिए आसान होगा। ठीक है, तो इसके लिए तो परेशान मत हो कि भाई एडवांस टॉपिक आएगा या नहीं आएगा, लेकिन कोशिश करो कि आप जो सीएस वाले बच्चे भी है ना वो तगड़ी करें अपने बेसिक मैथ को। ठीक है, अभी जो राउंड 1 आया था इसी का, सीएस का 2026 का, इसमें बेसिक बेसिक मैथ आए हुए थे, तो बच्चे परेशान थे कि सर बेसिक मैथ क्यों आ गया, सीएस में तो एडवांस मैथ आता है। तो ये सीन 2024 में भी हो चुका है। 2024 में भी जो है बेसिक मैथ आए थे, राउंड 2 की बात कर रहा हूँ मैं, 2024 के। पूरा का पूरा पूरा जो सीएस का पेपर था वो बेसिक मैथ में था। तो आईबीए जो है ना वो अनप्रिडिक्टेबल है, आप ये नहीं कह सकते भाई आईबीए ने बता दिया कि भाई इसके साथ एडवांस आएगा, आपको सब करना है। ठीक है, आईबीए कहता है आप सब करके आओ। ठीक है, तो जो सीएस के बच्चे अभी देने वाले उनको मैं यही कहूँगा कि भाई ज़्यादा दिन नहीं रह गए, अपनी 2 हफ्ते हैं एग्ज़ाम में, आप अपने बेसिक मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा तगड़ी करो। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह फैसला हो सकता है इंशाल्लाह आपके हक में, अगर आप मेहनत ज़्यादा करोगे। ठीक है, और ये पेपर ज़रूर देखो, और इससे पहले भी मैंने जितने भी पेपर्स मैंने बनाए 2025 के और 2024 के, इंग्लिश में भी मैंने पास्ट ईयर के पेपर्स बनाए हुए, वो सब जाके देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अब सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सब पेपर इंपॉर्टेंट है। और ये समझ लो कि बेसिक मैथ तो इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स देखो जाके, सोशल साइंस के पेपर्स देखो, बीबीए के पेपर देखो जाके, एसीएफ के देखो, सबके पेपर देखो, सीएस के देखो जाके, एडवांस को थोड़ा कम ही रखो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ इसका जो लिंक है मैं पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको डाउनलोड करो और पहले खुद से सॉल्व करो। ठीक है, देखो खुद को एनालाइज करो कि कितने सवाल आप सॉल्व कर पा रहे हो, और उसके बाद फिर मेरे सॉल्यूशंस को देखो। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि इफ़ ए इज इक्वल टू 1x-3 2 और 4, मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, एंड ए इज सिमेट्रिक, ये जो मैट्रिक्स है ए वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपने पढ़ा हो सिमेट्री मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है कि अगर आप उसका ट्रांसपोज ले लो ना उस मैट्रिक्स का, तो वो इक्वल टू ए ही होता है, तो वो वही मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, कोई एग्जांपल अगर मैं 2x2 का मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है, अगर मैं बताऊँ जैसे 1 2 और 2 3, मैं कहता हूँ ये एक मैट्रिक्स ए है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेने जाऊँगा तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, हम रॉ को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रॉ बना देते हैं। तो इस रॉ को जो है ना मैं इस तरह से कॉलम बना दूंगा, तो वापस ये 1 और 2 बन जाएगा। फिर इस रॉ को कॉलम जब बनाऊंगा तो ये 2 और 3 बन जाएगा।
यानी कि फिर से वही जो है आपके पास मैट्रिक्स बन गई। लेकिन एक चीज़ जो गौर करने वाली है वो ये है कि यहाँ पे देखो कि ये दोनों वैल्यूज़ जो है ना बराबर आ रही है। अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ तो बस यही आपको पिक करने वाली चीज़ है और इससे सवाल सोल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो x-3 है ना उसको इक्वेट कर देंगे 2 से, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो -3 उठाऊंगा वहाँ ले जाऊंगा, तो ये बन जाएगा x = 5। तो आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वेरिएंस का क्वेश्चन है। इसमें आपके पास कह रहा है कि 2 डेटा सेट हैव द सेम मीन। 2 डेटा सेट है आपके पास और मीन सेम है। ठीक है, स्टैट्स का क्वेश्चन है। डेटा सेट ए हैज़ वेरिएंस 16। ठीक है, वेरिएंस 1 गिवन है आपके पास 16, और जो डेटा सेट बी है उसका वेरिएंस गिवन है 25। और आपसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब इस तरह के सवाल जो है ना, जो ओ लेवल या ए लेवल के बच्चे होते हैं वहाँ उन्होंने जो स्टैट्स काफ़ी डीपली पढ़ी हुई होती है, लेकिन इंटरमीडिएट के जो बच्चे होते हैं ना या आगा खान बोर्ड के बच्चे, वो बस यही पढ़े हुए होते हैं कि मीन मीडियन मॉड, बस ये चैप्टर उनका होता है और वो इससे ज़्यादा कुछ पढ़े हुए नहीं होते। तो स्टैट्स के क्वेश्चन में उनको काफ़ी जो है ना मुश्किल आएगी। और आप लोगों को जो भी इंटरमीडिएट के बच्चे हैं उनको चाहिए कि वो स्टैट्स अपनी जो है ना उसको तगड़ी करें, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस स्टैट्स से आते हैं इकोनॉमिक्स वाले एग्जाम में। अब तो खैर पूरा का पूरा पेपर पैटर्न ही चेंज हो गया है। यानी कि बीबीए स्कूल जो है आपका, बिजनेस स्कूल, इकोनॉमिक्स स्कूल और कंप्यूटर साइंस स्कूल, तीनों का पेपर एक ही आएगा। तो फिर अब एक ही आएगा तो आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो चांसेस यही है कि एडवांस मैथ्स नहीं आएगी, क्योंकि बीबीए वाले बच्चे कर नहीं सकते हैं, इकोनॉमिक्स वाले बच्चे भी नहीं कर सकते हैं, बट कुछ कह नहीं सकते, आईबीए अनप्रेडिक्टेबल है बिल्कुल भी। ठीक है, फिर सवाल पे वापस आते हैं। सवाल में गिवन है कि आपके पास 2 डेटा सेट है और दोनों का जो है ना मीन सेम है, वेरिएंस मुख्तलिफ है। अब आपको कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है ना वो स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट ए कह रहा है कि डेटा सेट ए इज मोर स्प्रेड आउट। अच्छा, आपको ये बात समझ लो, जो बच्चे इंटरमीडिएट के हैं, बस इतनी बात समझ लो कि अगर आपका वेरिएंस जितना ज़्यादा होगा ना, वेरिएंस आपका जितना ज़्यादा होगा तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो डिस्पर्जन से, डिस्पर्जन के। ठीक है, यानी कि आपका जो डेटा है ना वो स्प्रेड आउट हुआ है। जितना ज़्यादा वेरिएंस होगा आपका डेटा उतना ज़्यादा स्प्रेड हुआ होगा, मोर स्प्रेड हुआ होगा। तो स्प्रेड को हम कहते हैं डिस्पर्जन है। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा सेट ए में कह रहा है कि भाई ए इज मोर स्प्रेड आउट, तो सेट ए का वेरिएंस तो छोटा है सेट बी से, तो ज़्यादा तो बी का होना चाहिए। ठीक है, ए का क्यों होगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, डेटा सेट बी इज मोर कंसिस्टेंट, ये भी नहीं होगा। ठीक है, डेटा सेट बी हैज ग्रेटर डिस्पर्जन, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यानी कि आपका क्योंकि वेरिएंस ज्यादा है तो आपका डिस्पर्जन भी ज्यादा होगा। ठीक है, जितना ज्यादा वेरिएंस होगा उतना ही ज्यादा डिस्पर्जन होगा आपके डेटा सेट में। ठीक है, तो ऑप्शन सी को मैं टिक लगा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी स्टैट्स का क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे जो है ना मीन दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है और मॉड दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे पूछा ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है। या इस सवाल को तो 2 तरीके से मैं करवा सकता हूँ। एक तो वो बच्चे जो कि ओ लेवल और ए लेवल से पढ़े हुए, उनके लिए तो बहुत ही हलवा सवाल है ये। ठीक है, जिन्होंने स्टैट्स पढ़ी हुई है। लेकिन जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं ना या आगा खान के बच्चे, वो बस इतना याद रख लो, 2-3 चीज़ें मैं समझा देता हूँ। अगर आपका मीन, ठीक है, अगर आपका मीन ज़्यादा है, फिर मीडियन उससे कम है, ठीक है, और जो सबसे कम है वो मॉड है, तो आप कहोगे कि भाई अगर ये चीज़ गिवन है तो आप कहोगे कि ये क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है या राइट स्क्यूड है। ठीक है, पॉजिटिवली या राइट स्क्यूड है। इसी तरह आपके पास, अगर आपके पास मोड ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा मॉड हो, ठीक है, और उसके बाद मीडियन हो और आखिर में मीन हो, यानी कि मीन सबसे छोटा हो, ठीक है, तो आप कहोगे कि भाई ये जो है ना नेगेटिव स्क्यूड है। ठीक है, नेगेटिव स्क्यूड है या फिर लेफ्ट स्क्यूड है। ओके, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ये सिर्फ इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट नहीं है, रट्टा वाला है। अगर आपको पेपर निकालना है तो आप ये कॉन्सेप्ट याद कर लो कि भाई अगर इस तरह का कोई सीन आ जाए तो आप जो है इस तरह से
सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पीछे क्या साइंस है उसके पीछे नहीं जा रहे, बट बस इतना याद रख लो कि यार अगर इस तरह का कोई सीन आ जाए तो हम नेगेटिव स्क्यूड या लेफ्ट स्क्यूड बोलेंगे। ओके, तीसरा कॉन्सेप्ट जो है ना वो होता है सिमेट्री का। वो बहुत ही आसान है। अगर आपका मीन, मीडियन, मॉड तीनों बराबर आ जाएं, ठीक है, तो आप कहोगे कि भाई वो सिमेट्री है। अब पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस हिसाब से देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है ना वो मीन है, तो मीन सबसे ज्यादा है, ठीक है, 10 है। फिर मीडियन है, ओके, तो आप यहाँ पे 8 लिख दो। और फिर आखिर में जो है ना आपका मॉड है जो कि छोटा है, 6 है। तो आप कहोगे कि ये सवाल किसका है? पॉजिटिव स्क्यूड का है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको जो है, अगर मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊं, ऑप्शन बी है ना इसका आंसर। हाँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैं एक सिमेट्रिक डेटा बनाता हूँ। ये सिमेट्रिक डेटा मैंने बना दिया, उसका ग्राफ बना दिया। तो यहाँ पे जो है आपका मीन, मीडियन, मॉड बराबर होगा। यहाँ पे मीन भी होगा, ठीक है, मीडियन भी होगा और मॉड भी होगा, तीनों चीजें होंगी। लेकिन इस सवाल में अगर आप देखो गौर से, मीन 10 है। तो मैं अगर ग्राफ थोड़ा सा बनाना चाहूँ तरीके से, तो ये मैंने बनाया, लेकिन क्योंकि मीन यहाँ पे 10 है और उसके बाद मीडियन जो है आपके पास वो 8 था, आई थिंक 8 है, और ये मॉड 6 है। ठीक है, यहीं कहीं 8 होगा और यहाँ कहीं जो है ना वो 6 होगा। तो मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड का मतलब होता है कि कोई भी चीज ज्यादा टाइम आ जाए। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं डेटा बनाता हूँ 1 2 3 4 5 6 और 6 जो है वो मल्टीपल टाइम से मुख्तलिफ वैल्यूज के अलावा, जैसे 1 2 3 4 5 एक एक बार है, लेकिन 6 जो है वो 2 बार है या 3 बार है या 5 बार है, ज्यादा बार है। ठीक है, क्वांटिटी आप देख रहे हो, तो जो ज्यादा होता है आपके, तो यार ये मॉड है। तो यानी कि आपका जो डेटा है ना वो इस जगह पे ज्यादा है। तो अब आपका जो डेटा जो ऐसे सिमेट्रिक था, अब वो आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा जो है ना आपका लेफ्ट की टेल जो है आपकी राइट की तरफ बनेगी और इस तरह से टिल्ड हो जाएगा। इस शेप को हम कहते हैं कि भाई ये क्या है आपका, ये शेप को हम कहते हैं कि भाई ये पॉजिटिव स्क्यूड है, क्योंकि आपका जो टिल्ड हुआ टेल है वो जो है आपका राइट की तरफ है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आपको उस तरह से समझ आए तो आप उस तरह से कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द वैल्यूज रिप्रेजेंट अ नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर से एक स्टेट का सवाल है और इस बार आपसे ना डेटा नहीं गिवन है, आपको बता दे रहा है कि भाई आपसे पूछ रहा है कि इनमें से नेगेटिव स्क्यूड कौन सा होगा। ठीक है, तो अगर आप उस तरह से कर लो जो कि मैंने बताया था कि नेगेटिव स्क्यूड के लिए सबसे ज्यादा जो है मॉड होना चाहिए, फिर मीडियन और फिर आखिर में मीन। तो अगर मैं कोई ऑप्शन सी यहाँ पे लिखा हुआ आंसर था, अगर ऑप्शन सी देखूं तो मॉड यहाँ पे सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद मीडियन होना चाहिए 15 है, उसके बाद सबसे छोटा जो है वो 12 है। तो आप कहोगे कि भाई ये जो है ना नेगेटिव स्क्यूड है। लेकिन अगर आप डायग्राम से समझना चाहो तो उस तरह से भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं सिमेट्रिक बनाऊंगा। ठीक है, मैंने सिमेट्रिक बना दी और सॉरी ठीक है, ये मेरा मीन आ गया। मीन यहाँ पे क्या है मेरा, ऑप्शन सी को देख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरा मीन जो है ना वो 12 है। ठीक है, लेकिन आपका जो मीडियन है वो 15 है, तो मीडियन कहीं यहाँ कहीं आएगा 15। ठीक है, लेकिन मॉड जो है ना वो 18 है, वो यहाँ कहीं आएगा। और मॉड का मतलब मैंने बताया कि जो ज्यादा मल्टीपल टाइम्स आ रहे होते हैं। तो आपका अब जो आपका डेटा है ना वो ज्यादा यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब आपका जो ये ग्राफ बन जाएगा ना वो इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि डेटा ज्यादा यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब जो टेल्ड बनेगी वो लेफ्ट साइड पे बनेगी। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलेंगे भाई नेगेटिव स्क्यूड या फिर लेफ्ट स्क्यूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है ना वो मैट्रिक्स का है। एक बात मैं समझा दूं, अभी तक मैंने जितने भी इकोनॉमिक्स के पेपर देखे हैं पास्ट ईयर के, और जितने भी मैट्रिसेस से सवाल आए हुए हैं ना, वो सब के सब जो है प्रॉपर्टीज से आए हुए हैं। तो आपको प्रॉपर्टी याद करनी है कि भाई मैट्रिसेस के जितने भी प्रॉपर्टी है वो याद कर लो कि आपके सवाल हो जाएंगे मैक्सिमम। जितने भी सवाल, ये नहीं पूछ रहे आपसे डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। ठीक है, ना ही आपसे बोल रहा है कि एडजॉइंट निकाल के दिखा दो। ठीक है, ना ही आपको बोल रहा है इनवर्स निकाल के। सारे प्रॉपर्टीज के सवाल आए हैं पास्ट ईयर में भी मैंने जितने देखे हैं। तो प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है ज्यादा मैट्रिसेस की। ठीक है,
तो ये सवाल हमारे पास गिवन है। सबसे पहले तो 2-3 प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर मेरे पास अगर आप एक मैट्रिक्स है ए और उसका आप ट्रांसपोज लेते हो और दोबारा उसका ट्रांसपोज ले लेते हो तो वो इक्वल टू ए ही होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऐसे बी इनवर्स, सपोज बी का ट्रांसपोज है और आप उस पर इन्वर्स ले रहे हो, तो ये तो नॉर्मल सर्ट्स का कॉन्सेप्ट है कि आप इन्वर्स अंदर लिख दो, या तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि भाई बी इनवर्स और टी, क्योंकि दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, दोनों पावर, ठीक है। अब इस सवाल को सॉल्व करने चलते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज बाहर है तो तीनों पे मैं ट्रांसपोज डाल देता हूँ, ठीक है। जब तीनों पे ट्रांसपोज डालूंगा तो ये बन जाएगा ए का ट्रांसपोज, और जब ए बी का ट्रांसपोज यहाँ पे पहले से मौजूद है, ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज यहाँ पे जो है वो पहले से मौजूद है और इस पर फिर से ट्रांसपोज है। तो अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए बी और वो ट्रांसपोज पहले से और उस पर फिर से मैं ट्रांसपोज ले लूँ तो वो वापस क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे था ए का ट्रांसपोज है, उस पर फिर से मैंने ट्रांसपोज लिया तो वो ए आ गया। तो इसी तरह यहाँ पे जो ए बी है उस पर ट्रांसपोज है और मैं फिर से ट्रांसपोज ले लूंगा तो वो ए बी आएगा, ठीक है, उसका आंसर ए बी आएगा। ये ए बी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आगे रह गया हमारे पास बी इनवर्स और टी। तो इसको कुछ इस तरह से करोगे आप, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आपका बन जाएगा, लेकिन मैं ऑप्शंस को देखूं तो ये इसको मैं यही ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है, बी इनवर्स और टी को रख देता हूँ। तो अब मैं तीनों को कंबाइन करूं तो ये बन जाएगा आपका ए का ट्रांसपोज जो सबसे पहले ए पे किया है, ठीक है, और ए बी पे किया तो वो ए बी बन गया है, और जब इस पे आया बी इनवर्स टी पे तो ये बन गया है आपका बी इनवर्स टी। तो ये ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो फिर से एक मैट्रिक्स का सवाल है। लेट ए एंड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। फिर से जो है ना ये मैट्रिक्स का सवाल है और सेम वही प्रॉपर्टीज वाला सवाल है। वो कह रहा है कि भाई आपका जो मैट्रिसेस है ना ए और बी वो नॉन सिंगुलर है और उनके ऑर्डर सेम है। तो बताइए इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए में कह रहा है ए बी का इनवर्स ले लो तो वो बराबर होगा ए इनवर्स और बी इनवर्स। मैथमेटिकली तो ये ठीक है, लेकिन मैट्रिसेस के लिए गलत है ये, ठीक है। मैट्रिसेस में जो है आपका पहले बी इनवर्स आता है और फिर ए इनवर्स आता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए कट आएगा, बी सही है, ठीक है। सी में भी वही गलती, सेम गलती किया हुआ है, तो पहले बी ट्रांसपोज आता है और फिर ए ट्रांसपोज आता है, ठीक है, और डी भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। वो कह रहा है कि इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन से फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि एक लाइन है आपका, लाइन से लेकर ओरिजिन तक, ओरिजिन आपका 0,0 होता है, ठीक है, लाइन से ओरिजिन तक आपका जो डिस्टेंस है ना परपेंडिकुलर वो 5 है। ये गिवन दिया हुआ आपको 5, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, आपसे के की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो एक ट्रिक होती है कि जब भी आपको डिस्टेंस निकालना होता है ना लाइन और ओरिजिन के दरमियान, तो आप फॉर्मूला लगाते हो d इज इक्वल टू ax1, ओरिजिन नहीं कोई पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। ये जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ, ये पॉइंट यानी कि किसी लाइन से किसी पॉइंट के दरमियान आप जब डिस्टेंस निकालते हो तो आप इस ट्रिक से निकालते हो, ax1 प्लस का by1, ठीक है, प्लस का c, और इसको डिवाइड कर देते हो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, ओके। लेकिन ये क्योंकि ओरिजिन पे, तो ओरिजिन के लिए बस हम जो है ना ऊपर c रखते हैं और नीचे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रखते हैं, और ये मॉड्यूलस के अंदर होता है और ये इक्वल टू d के बराबर होता है, ठीक है। ये जब आपका तब होता है जब आपके पॉइंट्स जो हैं वो ओरिजिन से आप निकाल रहे होते हो, 0,0 होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है जब मैं 0 इसमें पुट करूंगा x को और y को तो ये दोनों 0 हो जाएंगे ना, बस ये ट्रिक है और कुछ भी नहीं है। पुट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ट्रिक ये थी कि d इज इक्वल टू मॉड्यूलस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। d हमारे पास 5 है, इज इक्वल टू मॉड्यूलस लगाऊंगा, c हमारे पास क्या है, k है, ठीक है, ax1 प्लस by1 प्लस का c, तो वहां से मैंने k निकाला, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a क्या है यहाँ पे, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो यहाँ पे 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस b क्या है, b -1 है, ठीक है, साइन के साथ आएगा, और इसको मैं सॉल्व करने लगे, आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 2, ठीक है, नीचे आ जाएगा आपका अंडर रूट 2,
और ये बन जाएगा के, ये रह जाएगा आपका 1 + 1 2 हो जाएगा। इस 2 को यहाँ ले जाऊंगा 5 के पास, तो आपका जो के आएगा ना वो आएगा इज इक्वल टू ±5/√2। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो एक्सपेंडिचर का सवाल है, परसेंटेज वाले चैप्टर का एग्जैक्ट जो है ना कॉन्सेप्ट वही है जो कि बुक में है। अगर आपने IBA प्रेप वर्क्स की कोई बुक इस्तेमाल की है या IBA ग्रेड्स की भी कोई बुक इस्तेमाल की है, उसमें ये एक्सपेंडिचर का सेम कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपने वो तगड़ा किया तो ये सवाल हो जाएगा आपसे। ठीक है, सवाल में कह रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय 25%। ठीक है, अगर आपका प्राइस ऑफ शुगर जो आप इंक्रीज कर रहे हो 25% से, तो बाय व्हाट परसेंट मस्ट अ फैमिली डिक्रीज इट्स कंजम्पशन सो द टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। अब यहाँ पे आप इस सवाल को दो तरह से कर सकते हो। पहला तरीका तो ये कि आप यहाँ पे नंबर एज्यूम कर लो। ठीक है, इनिशियल एज्यूम कर लो कि भाई प्राइस पहले 100 था और क्वांटिटी भी 100 थी, फिर जब प्राइस बढ़ा 125 हो गया। वो तरीका भी खैर देख लेंगे, वैसे वो बहुत लंबी है। ट्रिक यहाँ पे आप इस्तेमाल कर लो। ट्रिक ये है कि आपको रिडक्शन चाहिए। ठीक है, तो आप रिक्वायर्ड रिडक्शन लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, इसको इक्वल टू कर दोगे जितने परसेंट से वो इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज, ठीक है, डिवाइड बाय 100 प्लस इंक्रीज। ठीक है, और इसको कर दोगे मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला है आपके पास। फॉर्मूला तो खैर नहीं है, बस ट्रिक है। अब इसी सवाल में हम पुट करते हैं जो मैंने अभी तुम्हें बताया है। ठीक है, इंक्रीज कितने से हो रहा है 25% से, न्यूमिनेटर में रख दिया 100 प्लस जितने से इंक्रीज हो रहा था वो प्लस करना था 25 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मजीद सॉल्व करेंगे 25/125 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करते हैं, 5 5 25, 5 2 10 और 2 इधर गया, 5 5 25, 5 1 5, 5 5 25, 5 1 10, 5 1 5, 5 2 10। तो ये आपका आ गया 20%। ठीक है, तो 20% से अगर आप डिक्रीज करोगे तो आपका ये कंजम्पशन जो है वो एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, बाकी दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप नंबर जो है आप अपनी मर्जी से जो है ना वैल्यू अज्यूम कर लो। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जो पहले प्राइस थी ना शुगर की वो 100 थी। ठीक है, और जो मैं क्वांटिटी ले रहा था, कंजम्पशन ले रहा था, वो भी 100 ले रहा था। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, तो आपका जो नया जो पुराना था आपका यानी कि प्राइस बढ़ने से पहले जो आप खर्च कर रहे थे या जो आपकी एक्सपेंडिचर थी वो 100 × 100 आपका 1000 था। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपकी जो प्राइस जो है ना वो 25 से बढ़ गई, 25 से बढ़ गई, तो अब जो प्राइस हो गई वो 125 हो जाएगी, है ना। 25% क्या होता है 100 का? 25 होता है। तो उसमें जब 25 प्लस करोगे तो नया प्राइस जो हो जाएगा वो 125 हो जाएगा। ठीक है, और मुझे क्वांटिटी नहीं पता, ठीक है, उसको मैं एक्स अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, वही तो बताना है कि कितने से कम करना है। सही है, तो मैंने वो नहीं बताया, मैं एक्स अज्यूम कर लिया इसको। ठीक है, इसको मैंने इक्वल टू कर दिया 1000। क्योंकि क्यों 1000 किया? क्योंकि मुझे जो आपका एक्सपेंडिचर है ना, जो पहले मेरा एक्सपेंडिचर था उसको सेम रखना है। तो पहला मेरा 1000 था तो मैंने उसको अभी भी 1000 रख दिया। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? एक्स यहां से मेरे पास आ जाएगा जब आप डिवाइड करोगे 5 to 80 आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको 100 से माइनस करोगे तो आपके पास 20% आ जाएगा। सही है, तो ये तरीका काफ़ी लंबा है। मैंने जो आपको बताया आप उस तरह से भी कर लो। तो अच्छा, यहाँ पे आप प्राइस चेंज भी लगा सकते हो। जैसे आपके पास 80 आया ना, तो अब जैसे मैंने तो डायरेक्ट बता दिया आपको। क्यों? क्योंकि मैंने नंबर 100 अज्यूम किया था, तो बहुत ही आसान होता है आप लेकिन असल जो मैं इसके बाद जो मैं ट्रिक लगा रहा हूँ ना, वो मैं लगा रहा हूँ परसेंटेज चेंज, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्योंकि नंबर ही मेरा 100 मैंने अज्यूम किया था और मेरा न्यू जो था वो 80 है, तो मैं इस तरह से करूंगा 80 माइनस 100, और नीचे जब ओल्ड मेरा 100 ही था तो जब मैं इसको यहाँ पे 100 रखूंगा तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने 100 माइनस 80 बताया है। ठीक है, अगर आप कोई और नंबर अज्यूम करते हो अपने मर्जी से तो आप यहाँ पे परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, ये तरीका स्टैंडर्ड तरीका है, लेकिन ये लंबा है। ठीक है, बेहतर तरीका यही है कि आप जो है
जो मैंने ट्रिक बताई आप वही इस्तेमाल करो, ठीक है। अब दूसरा सवाल फिर से वही एक्सपेंडिचर का है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है कि कह रहा है कि द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। प्राइस ऑफ शुगर जो है ना वो 20% से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एंड द फैमिली इंक्रीज इज टोटल एक्सपेंडिचर बाय शुगर बाय 50%। अब वो एक्सपेंडिचर भी बढ़ा रही है, ठीक है, कितने 50% से, तो मैंने 50% से इसकी एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दी। अब मुझसे पूछा देन दी फैमिली कंजम्पशन विल इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट, तो आपकी जो फैमिली की जो कंजम्पशन है ना वो कितने परसेंट से बढ़ेगी वो बता दो। आप यहाँ पे ट्रिक याद कर लो कि आपको अगर कंजम्पशन फैक्टर निकालना है, ठीक है, कंजम्पशन फैक्टर अगर आपको निकालना है तो वो इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर फैक्टर, ठीक है, एक्सपेंडिचर फैक्टर डिवाइड बाय प्राइस फैक्टर, ठीक है। ये लिख लो अपने पास, जब इस तरह के सवाल आए तो आप ये इस्तेमाल कर लो, सवाल जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मुझे एक्सपेंडिचर का ही फैक्टर निकालना था, तो न्यूमरेटर में मुझे क्या रखना था, सॉरी कंजम्पशन फैक्टर निकालना था, तो मुझे एक्सपेंडिचर न्यूमरेटर में मुझे एक्सपेंडिचर रखना था। एक्सपेंडिचर जो है आपका कितने से बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर फैक्टर जो बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है 50% से, ठीक है। तो अगर मैं 50% को इस तरह 50 और मैं परसेंटेज हटाऊंगा तो डिवाइड बाय 100 करूंगा, ठीक है। 0 से 0 गया, यहाँ से 0 हटाऊंगा तो ये बन जाएगा आपका 1.50, ठीक है। तो न्यूमरेटर में मुझे एक्सपेंडिचर फैक्टर रखना है तो मैंने 1.50 रख दिया, ठीक है। फिर जो है आपको जो डिनोमिनेटर में रखना है वो रखना है प्राइस फैक्टर। प्राइस फैक्टर कितने से बढ़ रहा है 20% से, ठीक है। तो 20% भी सॉल्व कर लेते हैं, परसेंटेज हटाऊंगा नीचे 100 लगेगा, 0 से 0 गया, 2 2 5 से 10, तो ये बन जाएगा आपका 1.20, ठीक है। नीचे मैंने रख दिया 1.20। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपका 1.25। वैसे ज़्यादा बेहतर तरीका आप ये ना करो, डायरेक्ट उस तरह से भी कर लो, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जो है आपका आप फिर आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। बट मैंने पॉइंट लेके किया, इससे फ़ायदा ये हुआ कि मैं डायरेक्ट जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना 100 से मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। लेकिन परसेंटेज जो आएगी ना वो, क्योंकि मैंने यहाँ पे परसेंटेज डाली है इंक्रीज वाली, ठीक है, डायरेक्ट वो ऑप्शन वाला परसेंटेज नहीं आएगा, ये बात आपको जहन में रखना है। परसेंटेज आएगा इंक्रीज वाला, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो जितने से इंक्रीज हो रहा है 20% से, तो मैंने यहाँ पे 1.20 रखा है, इंक्रीज प्लस इंक्रीज डाल के, ठीक है। मैंने सिर्फ 20% नहीं रखा है, और जब मैंने यहाँ पे 50% नहीं रखा है, यहाँ पे मैंने 150% रखा है, तो आपका जो आंसर आएगा ना वो भी 100% से प्लस आएगा। तो जो 100% फिर आप माइनस कर देना जो भी आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है आपका 1.25, यानी कि 125% है यहाँ पे, तो आप जब 100 को माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 25%। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लीनियर फंक्शन क्या है, आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ लीनियर फंक्शन, इनमें से कौन सा लीनियर फंक्शन है। तो ऑप्शन ए में है 1/x, ये तो ये तो फंक्शन है ही नहीं, ये आपका रेसिप्रोकल फंक्शन है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा आपका यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्योंकि पावर जो है स्क्वायर है, तो ये भी नहीं होगा। आपसे लीनियर फंक्शन पूछ रहा है, क्वाड्रेटिक नहीं पूछ रहा, ठीक है। तीसरा आपका यहाँ पे क्यूबिक फंक्शन है, देखो यहाँ पे क्यूब है, तो लीनियर फंक्शन कोई है ही नहीं, ठीक है। लीनियर फंक्शन होता है y=mx+c, जिसकी पावर 1 होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पावर 1 है ऑप्शन 1 में, ऐसा नहीं है कि ये भंडना मारना कि भाई पावर यहाँ पे तो 1 है x की तो ये लीनियर फंक्शन होगा, नहीं, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, ठीक है भाई, ये जहन में रखना है आपको। तो आप यहाँ पे जो आंसर लगाओगे वो लगाओगे नन, कि इनमें से कोई भी जो है ना, इनमें से कोई भी जो है वो लीनियर फंक्शन नहीं है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, ये भी परसेंटेज के ही सवाल है। लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। जो प्राइस ऑफ आर्टिकल है वो पहले इंक्रीज होता है 10% से और फिर वो डिक्रीज हो जाता है 20% से। देन व्हाट इज द नेट चेंज इन इट्स प्राइस, तो नेट चेंज बता दो प्राइस में क्या होगा। देखो इसको तो दो तरह से कर सकते हो आप, फिर से जो है आप कोई नंबर एज्यूम करो, उसको पहले 10% से बढ़ाओ, फिर जो आंसर है उसको 10% उसको 20% से घटाओ, फिर दोनों का चेंज ले लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ट्रिक यहाँ पे इस्तेमाल ये होता है कि अगर आप नेट चेंज यहाँ पे इस तरह से निकाल सकते हो, मैं ट्राइंगल बना देता हूँ, नेट चेंज इसको भी कहते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये परसेंटेजेस है जितने से बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है, और प्लस ए बी अपॉन
100। ठीक है, ये ट्रिक है। ए और बी क्या है? ए और बी ये है कि जो भी परसेंटेजेस है ना, लेकिन 10% है, 20% है, अब साइन जो है ना वो आप देखोगे, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लगाओगे, डिक्रीज होगा तो नेगेटिव लगा दोगे। ठीक है, परसेंटेज चेंज निकालते हैं उस ट्रिक से। परसेंटेज चेंज यही रखा, पहला ए जो है वो 10% से इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो प्लस के साइन के साथ लगेगा, तो मैंने यहाँ पे 10 रख दिया। ठीक है, फिर डिक्रीज बाय 20, डिक्रीज हो रहा है तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, तो बी को मैं रखूंगा -20। ठीक है, अब जो है प्लस का साइन लगाऊंगा और ए बी लगा दूंगा, तो ए क्या है? 10 है, बी क्या है? -20 है। ठीक है, डिवाइड बाय 100, ये साइन भी इसको नेगेटिव कर देगा। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये बन जाएगा 10 में से 20 जाएगा तो -10, और ये इसको कर देगा नेगेटिव, 10 1 से 10, 10 10 से 100, 0 से 0 गया तो ये बन जाएगा 2, और ये बन जाएगा -12। ठीक है, यानी कि 12% से जो है वो डिक्रीज हुआ है, -12% आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप 12% से जो है वो डिक्रीज कर रहे हो। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप उसी तरह से नंबर एज्यूम कर लो। ठीक है, और फिर उसका जो है सबसे पहले 10% निकालो, या डायरेक्ट डायरेक्ट 10% निकालो, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा कि भाई 10% से बड़ा जो है वो कितना बड़ा है। ठीक है, फिर जो भी आंसर आया है ना उसको तुम उसका 80% निकाल लो, क्योंकि 20% से घट रहा है। देखो मैं इस तरह से करवाता हूँ। सपोज मैं कहता हूँ प्राइस पहले 100 था, ठीक है, जब 10% से बढ़ा तो उसकी प्राइस हो गई 110। सही है, अब 20% से डिक्रीज हुआ है, 20% से डिक्रीज हुआ है तो पीछे 80% रह गया होगा, तो मैं डायरेक्ट 80% ऑफ 110 निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये 0 से ये 0 गया, 10 1 से 10, 10 8 से 80, तो गलत कर दिया क्या मैंने? 8 1 से 8, 8 1 से 8, 88। ठीक है, ठीक है ना, 88 है ये। अब नेट चेंज कर लो, पहले 100 था फिर 88 है, तो 100, अच्छा न्यू माइनस ओल्ड होता है, ठीक है हमेशा, तो 88 माइनस 100 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई भी 100 करोगे। ठीक है, ये नेट चेंज का मैंने फॉर्मूला लगाया, न्यू माइनस ओल्ड मल्टीप्लाई बाय ओल्ड, और डिवाइड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये 100 से 100 गया, 88 से जब 100 निकालोगे तो नेगेटिव का 12 आएगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, बट ट्रिक इस्तेमाल कर लो, उससे जल्दी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रोबेबिलिटी का है। इस पे कह रहा है कि आ बैग कंटेन 8 बॉल्स। ठीक है, 8 बॉल्स हैं आपके पास बैग के अंदर, जिसमें से 3 रेड है, ठीक है, और जो है 2 ब्लू है, ठीक है, और 3 ग्रीन है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, उनमें से आप 2 बॉल को निकाल रहे हो और विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हो। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो आप 2 बॉल्स निकाल रहे हो वो दोनों के जो है ना कलर सेम हो? अगर रेड निकला है तो अगला भी रेड निकलना चाहिए, अगर ग्रीन निकला है तो अगला भी ग्रीन निकलना चाहिए, अगर ब्लू निकला है तो अगला भी ब्लू निकलना चाहिए। ठीक है, तो इस पे 2-3 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, 2 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। एक तो कॉम्बिनेशन लग रहा है, क्योंकि हम चूज कर रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप कोई चूज करते हो ना। जब चूज की बात होती है तो आप जो है कॉम्बिनेशन लगाते हो, यानी सिलेक्शन जहाँ कर रहे होते हो वहां आप लगाते हो कॉम्बिनेशन। ठीक है, लेकिन जहाँ पे आप कोई ऑर्डर मेंटेन, आपको लगता है कि यार यहाँ पे ऑर्डर होगा, ठीक है, ऑर्डर मेंटेन कर दो, इस तरह की चीजें जहाँ पे मैटर होती है ऑर्डर, तो आप वहां पे जो है परमिटेशन लगाते हो। लेकिन यहाँ पे जो हम सिर्फ कॉम्बिनेशन लगाएंगे क्योंकि हम चूज कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है आपका टोटल डिवाइड बाय रिक्वायर्ड, यानी कि जो रिक्वायर्ड चाहिए आपको वो आप ऊपर रखते हो न्यूमरेटर में, और जो टोटल होता है उसको आप नीचे रखते हो। तो सबसे पहले मैं टोटल निकाल लेता हूँ। टोटल का मतलब क्या है कि आपके पास टोटल 8 बॉल्स हैं, तो आप यहाँ पे 8 नहीं रखोगे, आपके टोटल आप 8 कॉम्बिनेशन 2 रखोगे, क्योंकि आप 8 में से सिर्फ और सिर्फ 2 बॉल्स को चूज कर रहे हो। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू रखोगे नीचे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 इंटू 7, 2 इंटू 1। ठीक है, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जो आपका जो n होता है ना और नीचे जो r होता है, तो जितनी बार r यहाँ पे 2 बार है तो मैंने, तो ऊपर n को भी आप उतनी ही बार खोलोगे। ठीक है, ये एक ट्रिक है, आप इस तरह से भी कर सकते हो, या आपको फॉर्मूला लगाना आप उस तरह से कर लो। 2 1 2, 2 4 8, ठीक है, 4 6 24 होता है, 4 7 28 हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा आपका 28। ठीक है, अब ऊपर क्या चाहिए हमें? नीचे का काम तो हो गया, ऊपर चाहिए हमें सेम कलर। रिक्वायर्ड क्या है? सेम कलर। ठीक है, अब सेम कलर किसी का भी हो सकता है, रेड का भी हो सकता है, ग्रीन का भी हो सकता है, ब्लू का भी हो सकता है, तो हमें तीनों का निकालना पड़ेगा। कैसे? 3 कॉम्बिनेशन 2। ठीक है, ये मैंने रेड का निकाल लिया,
फिर 3 कॉम्बिनेशन 2, ये मैंने ग्रीन का निकाल लिया, और फिर से जो है आपका 2 कॉम्बिनेशन 2, ठीक है, ये मेरा आ गया आपका ब्लू का। तो जब आप इसका निकालोगे तो इसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 3। जब n और n-1 होता है तो आपका आंसर n होता है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशंस के कुछ ट्रिक्स हैं, ये याद होने चाहिए जब आप एग्जाम दे रहे होते हो, ठीक है। तो इसका भी आंसर 3 आ जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि n और n बराबर है, ठीक है। तो अब जो आपका ऊपर आएगा ना, यानी कि ऊपर जो आपके रिक्वायर्ड है वो ये है। अब तीनों को आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, 3 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। 3 और 3 6 और प्लस 1 7, यानी कि 7 जो है आपके पास रिक्वायर्ड है कि आप ये आपके कॉम्बिनेशन है कि आप इस तरह से चूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 1 7, 7 4 28, तो आंसर आ जाएगा आपका 1/4। ऑप्शन सी इसका आंसर है, ठीक है। इस सवाल को जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूँ। आपके पास जो 8 बॉल्स हैं उसमें 3 रेड है, 3 ग्रीन है, 2 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। सवाल में कह रहा है कि आप 2 बॉल्स को निकाल रहे हो। अब वो 2 बॉल्स कोई भी हो सकते हैं, रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस आप 2 बॉल्स निकाल रहे हो और विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हो। ऐसा नहीं कि निकाला और फिर वापस उसमें डाल दिया, नहीं। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है निकाल दिया और उसको साइड में रख दो, आपको वापस नहीं डालना है, ठीक है, बैग के अंदर। लेकिन ट्रिक ये है कि कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल्स ऑफ द सेम कलर, कि आपने जो आपको ये बताना है कि आप जो आप दोनों बॉल्स निकाल रहे हो वो दोनों के दोनों बॉल्स के जो है ना सेम कलर्स होने चाहिए। लेट्स सपोज अगर आप पहली बॉल निकाल रहे हो और वो रेड निकल गया, तो अगला बॉल भी रेड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने ग्रीन निकाला तो अगला बॉल भी ग्रीन होना चाहिए। तो अब आप अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप डायरेक्ट जो है वो तीनों तीनों 3 6 और इस तरह करके, इससे आपका टोटल निकलेगा, ठीक है। तो 8 कॉम्बिनेशन 2 करके मैंने टोटल निकाल लिया, जो कि मैं नीचे रखूंगा, ठीक है। आप ऊपर आपको रिक्वायर्ड चाहिए होता है, रिक्वायर्ड सेम कलर का। अब सेम कलर तीनों के हो सकते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग तीनों का निकाला है, ठीक है। कोई एक का मखसूस नहीं है, इस वजह से मैंने अलग अलग निकाल के प्लस किया है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अलग अलग क्यों निकाला है। अलग अलग इसलिए निकाला है कि तीनों बॉल्स के अलग अलग हो सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक फिर से प्रोबेबिलिटी का ही है। इस पे कह रहा है कि a पासवर्ड इज जनरेटेड यूजिंग दिस सिंबल फ्रॉम दिस सेट ABC 1 2 3, ठीक है। ये सेट आपके पास गिवन है, इसमें से आपको जो है ना पासवर्ड जनरेट करना है, विदाउट रिपीटेशन होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा 3 कैरेक्टर फॉर्म इज 3 कैरेक्टर पासवर्ड इज फॉर्म, ठीक है। आप जो पासवर्ड बनाओगे ना वो 3 कैरेक्टर का होना चाहिए, 1 2 3, ठीक है। बस ये 3 कैरेक्टर का होना चाहिए। लेकिन गेम क्या है, आगे कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पासवर्ड कंटेन एग्जैक्टली 2 लेटर। इनमें से तो 2 कैरेक्टर होगा ना वो एग्जैक्टली लेटर होने चाहिए, नंबर नहीं होने चाहिए। देखो यहाँ पे 3 लेटर है, 3 नंबर है, तो जो आप पासवर्ड बनाओगे ना उसमें एग्जैक्टली जो है वो जो है 2 लेटर होने चाहिए, बस एक जो है ना वो नंबर होने चाहिए, ठीक है। समझ आ गया। प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। प्रोबेबिलिटी का आपको पता है गेम क्या है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये है कि भाई आपको चाहिए रिक्वायर्ड अपॉन टोटल, ठीक है। ऊपर जो चाहिए वो रख दो, नीचे टोटल रख दो। तो सबसे पहले मैं टोटल निकाल लूंगा, ठीक है। टोटल कैसे निकलेगा, टोटल निकलेगा मेरा यहाँ पे 6 है, तो मैं यहाँ पे 6 लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे मैं लगाऊंगा परमुटेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ऑर्डर जो है वो मैटर करता है, ठीक है। अगर आप लेट्स सपोज पासवर्ड बनाते हो AB1 और दूसरा पासवर्ड बनाते हो BA1, तो ये दोनों अलग अलग पासवर्ड है, एक जैसे पासवर्ड नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है। तो जब जहाँ ऑर्डर मैटर करता है ना, तो हम वहाँ पे जो है पिछले सवाल में भी मैंने समझाया था कि जहाँ ऑर्डर मैटर करता है वहाँ हम परमुटेशन लगाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे परमुटेशन लगाऊंगा। 6 टोटल निकालना, तो 6 का परमुटेशन 3, तो इसको 6 इंटू 5 इंटू 4 करके इसका आंसर आ जाएगा 120, ठीक है, परमुटेशन का आंसर। तो टोटल मेरा आ गया यहाँ पे इक्वल टू 120। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, क्या रिक्वायर्ड चाहिए, ठीक है। रिक्वायर्ड में क्या है, रिक्वायर्ड में ये कि जो आप 3 कैरेक्टर बना रहे हो ना उनमें से 2 लेटर होने चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप चूज कर रहे हो, ठीक है। यानी कि चूज कर रहे हो तो फिर आप कॉम्बिनेशन लगाओगे, ठीक है। तो 3 लेटर है, उनमें से मुझे 2 चाहिए। इसी तरह 3 नंबर है, उनमें से मुझे 1 चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 3, क्योंकि n इंटू n माइनस 1 का आंसर n होता है, और 3 n और 1 का भी आंसर n ही होता है, तो ये आ गया 3। एक चीज यहाँ पे जो है आपको रिक्वायर्ड में एक चीज ज्यादा करनी है, वो ये करनी है कि आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि इस सवाल में जो है ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो आप मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल भी करोगे, ताकि क्योंकि ऑर्डर मैटर कर रहा है ना, तो आप यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो जब 3 फैक्टोरियल का भी आंसर आता है 6,
तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 × 3 × 6, तो ये बन जाएगा आपका 54। तो ये आ गया ऊपर आपके पास 54/120। इसको वहां से सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 9/20। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इस सवाल को फिर से जल्दी से समझा देता हूँ। लिखा हुआ पासवर्ड इज जनरेटेड यूजिंग सिंपल। ये एक सेट दिया हुआ है, उसमें 3 लेटर है ABC और 3 नंबर्स है 1 2 3। ठीक है, और विदाउट रिपीटेशन आपको जो पासवर्ड जो है जनरेट करना है और 3 कैरेक्टर का पासवर्ड फॉर्म करना है। ठीक है, लेकिन गेम इसमें यह है कि आपको जो आपका 3 कैरेक्टर का पासवर्ड होगा उनमें से 2 जो है ना वो लेटर होने चाहिए, एक भले आपका जो है नंबर हो जाए। ठीक है, तो बस मैंने सबसे पहले टोटल निकाल लिया। टोटल में यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन नहीं लगाया, ऊपर सवाल में मैंने कॉम्बिनेशन लगाया था इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो है ना ऑर्डर, एक बार देख लेते कौन सा सवाल था, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, ये सवाल था, हाँ इसमें ऑर्डर नहीं मैटर करता। ठीक है, आप बॉल निकाल लो बैक से, उसमें क्या ऑर्डर मैटर करेगा। ठीक है, लेकिन जब आप नीचे जा रहे हो और जब पासवर्ड जनरेट कर रहे हो तो मैंने AB1 और BA1 करके समझाया कि ऑर्डर यहाँ पे मैटर कर रहा है। तो आप यहाँ पे जो है परमुटेशन लगाओगे और यहाँ से टोटल आपका आ गया 120, वो मैंने नीचे लिख दिया। फिर जो आपको रिक्वायर्ड चाहिए होता है वो आप ऊपर रखते हो। ठीक है, रिक्वायर्ड में क्या किया, मैंने तीनों का रिक्वायर्ड निकाल लिया। ठीक है, पहले मैंने 3 में से मुझे 2 चाहिए था लेटर का, वो निकाल लिया। फिर मुझे 3 में से कोई एक नंबर चाहिए था, वो निकाल लिया। फिर मैंने 3 फैक्टोरियल, बस एक चीज़ ज़्यादा मैंने जो है ना की है वो ये की कि मैंने 3 फैक्टोरियल यहाँ पे किया है। वो मैंने यूँ क्यों किया बता दिया कि भाई यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, तो आप यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लगा दोगे। ठीक है, अगर आपने बुक के सवाल को सॉल्व किया है तो एक सवाल था बुक में शेल्फ वाला। ठीक है, जिसमें आप 3 जो है उर्दू की भी बुक है, इस्लामियत की भी बुक है और ये सारी बुक है, तो आप उसका अलग अलग निकालते थे और फिर मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल भी करते थे। ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, इस तरह से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काउंटिंग का है। सवाल देख लेते क्या लिखा हुआ है। A cafe menu offer 4 types of dessert। ठीक है, आइसक्रीम है, उसमें केक है, चीज केक है और कुकीज है, एंड 3 types of drink, 3 types of drink भी है, टी है, कॉफी और सोडा है। अ कस्टमर कैन मेक सिलेक्शन अंडर द रूल ऑफ इधर। अब जो कस्टमर है ना वो अपनी सिलेक्शन जो अपनी मतलब कि वो क्या लेगा, क्या खरीदेगा, वो इस रूल के अंदर लेगा। क्या रूल है, चूज ओनली टी। या तो वो सिर्फ और सिर्फ चाय पिएगा, सिर्फ और सिर्फ टी को चूज करेगा, या तो फिर वो क्या करेगा, एग्जैक्टली एक आइसक्रीम लेगा और साथ में कोई कोई भी एक ड्रिंक ले लेगा। चूज ओनली 1 आइसक्रीम अलॉन्ग विद दी एग्जैक्टली 1 ड्रिंक। ठीक है, अब मुझसे पूछा इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ कस्टमर मेक अ वैलिड चॉइस। तो आपसे यहाँ पे वेज पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 केस है, एक तो केस 1 है जो कि आपका या तो सिर्फ और सिर्फ टी लेगा, दूसरा केस ये है कि आपके साथ जो है आइसक्रीम के साथ कोई भी ड्रिंक ले लेगा। तो केस 1 का तो सीधा सीधा एक ही वे है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ चाय ही ले सकता, और कोई वे है ही नहीं उसके पास। तो नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे आपके पास एक केस 1 में। केस 2 में ये है कि आपके पास आइसक्रीम भी, क्योंकि आप कोई ऑप्शन नहीं, आप आइसक्रीम ही लोगे, तो आइसक्रीम और आइसक्रीम के साथ क्या लोगे, ड्रिंक। तो ड्रिंक में कितने हैं हमारे पास, 1 2 3, कोई भी 3 ले सकते हो, तो 3 1 जा 3। अब केस 1 में आपके पास 1 वे था, केस 2 में 3 वे, दोनों को प्लस कर देते कि ताकि हमें टोटल वे पता चल जाए। 1 + 3 = 4, यानी कि टोटल वेज जो है वो 4 हैं। यानी कि अगर कोई शॉप पे जाता है और अगर तो उसके पास ये सिर्फ और सिर्फ 4 वेज है जो इस रूल के अंदर चूज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से कह रहा है कि कैफे 4 डेजर्ट है, वही चीज है, 3 ड्रिंक है। अब कह रहा है कस्टमर चूज 1 डेजर्ट। अब जो कस्टमर है ना वो सिर्फ 1 डेजर्ट चूज करेगा एंड 1 ड्रिंक, और सिर्फ एक ड्रिंक चूज करेगा। ठीक है, यानी कि दोनों ऑप्शन है उसके पास। अब कह रहा है बट आइसक्रीम कैन नॉट बी पेयर्ड विद टी। एक एक भन यहाँ पे मार दिया, वो ये कि आप आइसक्रीम जो है ना नहीं ले सकते किसके साथ, टी के साथ। ये एक पीरियड है, ये आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं टोटल निकाल लेता हूँ, फिर मैं इसको माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो टोटल क्या है, 1 डेजर्ट भी ले सकते हो, 1 ड्रिंक भी ले सकते हो। डेजर्ट में 4 है, 1 2 3 4, तो 4, और ड्रिंक में कितने, 1 2 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो टोटल वेस्ट जो है ना आपके पास वो 12 है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो इन्होंने घुमाया है वो ये है कि आपके पास एक पेयर नहीं हो सकता, तो सिर्फ एक ही पेयर है, यानी कि कोई एक ही वेज है, कोई एक ही वेज, इन 12 में से कोई एक वेज ही ऐसा होगा जिसमें आइसक्रीम के साथ टी आ रहा होगा, है ना। आइसक्रीम भी ले रहा होगा, टी भी ले रहा होगा, तो बस 12 में से एक माइनस कर दूंगा मैं। तो 11 वेज ऐसे हैं जो कि इस सवाल जो है आप आइसक्रीम और टी एक साथ नहीं लो तो आपके पास 11 वेज बन जाएंगे। तो ऑप्शन
सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों सवाल को एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में जो है ना आपको कह रहा था कि 4 डेजर्ट है जिसमें से आइसक्रीम, केक, चीज केक और कुकी है, और 3 टाइप्स ऑफ ड्रिंक है जिसमें टी, कॉफी और सोडा है। अब जो कस्टमर है वो या तो टी लेगा, या तो वो एक आइसक्रीम लेगा और उसके साथ कोई भी एक ड्रिंक ले लेगा। ठीक है, तो अगर तो यहाँ पे दो केस है, या तो वो ड्रिंक टी लेगा एक केस, या तो वो आइसक्रीम के साथ कोई भी एक ड्रिंक लेगा दूसरा केस। तो केस 1 में तो एक ही ऑप्शन है कि वो टी ही लेगा। ठीक है, केस 2 में क्या है कि आइसक्रीम लेगा तो आइसक्रीम का भी एक ही फेज है, A1 लिख दिया, लेकिन ड्रिंक में 3 फेज है। ठीक है, तीन में से कोई एक ले सकता है, तो 3 into 1 3 हो गया। और टोटल वेज हमें बताने थे कि कस्टमर क्या कर सकता है वैलिड चॉइसेस में से। ठीक है, तो 3 + 1 कर दोगे 4, यानी कि 4 चॉइसेस हैं उसके पास जो वो ले सकता है। 15 में भी यही है कि आपको कह रहा था कि भैया कस्टमर चूजेस 1 डेजर्ट और 1 ड्रिंक। डेजर्ट के पास 4 ऑप्शन थे, ड्रिंक के पास भी 3 ऑप्शन है, टोटल वेज आ गया 12। लेकिन आगे उसने बोला कि आइसक्रीम के साथ वो जो है ना टी नहीं ले सकता, तो वो कोई एक ही ऐसा वे होगा जहाँ आइसक्रीम के साथ टी आ रहा होगा, तो वो उसको मैं माइनस कर दूंगा इसमें से। ठीक है, टोटल वेज में से, तो आपके पास 11 वेज आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कोई वर्ड प्रॉब्लम का सवाल है, कह रहा है क्या रेस्टोरेंट हैज अ टोटल ऑफ 7 टेबल्स। एक रेस्टोरेंट है, उसके अंदर जो टेबल्स हैं वो 7 हैं। ठीक है, और दैट कैन बी अकोमोडेट एटलीस्ट 41 डिनर्स। ठीक है, जो अकोमोडेट कर सकता है एटलीस्ट 41 डिनर। बुक में एक सवाल था टेंट वाला ना, टेंट के अंदर चेयर्स हैं और इतने लोगों को वो अकोमोडेट कर सकता है। अगर आपने IBA ग्रेड्स की बुक को इस्तेमाल किया है, या सेम सवाल उसमें भी था IBA प्रेप वर्क्स की बुक्स में, तो ये वही कॉन्सेप्ट है। आगे कह रहा है ईच टेबल कैन इधर 7 और 5 डिनर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं कह देता हूँ एक्स को कह देता हूँ, एक्स एज्यूम कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये वो नंबर ऑफ टेबल्स हैं जो कि 7 सीटर्स हैं। ठीक है, और वाई को मैं कह देता हूँ कि ये वो नंबर ऑफ टेबल्स हैं जो कि 5 सीटर्स हैं। तो यहाँ पे कितने टेबल्स कह रहा है वो? 7 टेबल्स कह रहा है, यानी कि एक्स प्लस वाई मिलकर 7 टेबल्स हैं। यानी कि कुछ 5 सीटर है, कुछ 7 सीटर है, यानी कि किसी टेबल पे 5 लोग बैठ सकते हैं, किसी टेबल में 7 लोग बैठ सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई मेरा हो गया 5। ठीक है, आगे मुझे कह रहा है कि वो 41 को ले सकता है, यानी कि अगर 7 लोग बैठ रहे हैं 7x, क्योंकि 7 सीटर था, अगर एक उसके साथ 7 लोग बैठ रहे हैं और प्लस इसमें 5 लोग बैठ रहे हैं, तो वो एटलीस्ट जो है ना, यहाँ पे एटलीस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल, वैसे इक्वल टू भी मेरे ख्याल सवाल में कोई गड़बड़ है। ठीक है, बच्चों ने तो ऐसे ही बताया था एटलीस्ट करके, तो मैंने एटलीस्ट का साइन लगा दिया मैंने, और ये 41 लिख दिया। ठीक है, ये दो दो कंडीशन बन गई, इसमें कोई मसला है तो बताओ। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, देखो रेस्टोरेंट 7 टेबल्स, आपके रेस्टोरेंट में 7 टेबल्स हैं, अकोमोडेट एटलीस्ट 41 डिनर्स। ठीक है, जिसमें 41 डिनर्स आते हैं। आप कह रहे हैं कि ईच टेबल कैन इधर 7 डिनर्स और 5 डिनर्स, यानी कि एक टेबल जो है ना या तो 7 डिनर्स का होगा या 5 डिनर्स का होगा। यहाँ से मुझे समझ आ गया कि कोई जो टेबल है ना, किसी टेबल में कोई 7 चेयर लगी हुई है, यानी कि 7 लोग बैठ सकते हैं, किसी में 5 लोग बैठ सकते हैं, कोई 7 सीटर है या कोई 5 सीटर है। ठीक है, बस सिंपल सा मतलब ये है। तो मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 7 कर दिया, यानी कि टोटल सीट तो 7 है। फिर 7x प्लस 5y के, क्योंकि एक पे 7x बैठा और प्लस का 5y, जब इसको प्लस करोगे ना तो एटलीस्ट 41 होना चाहिए। ये दो कंडीशन मैंने बना ली। ठीक है, अब मुझसे पूछ रहा है हाउ मेनी टेबल्स कैन अकोमोडेट एग्जैक्टली 7 डिनर्स, एग्जैक्टली 7 डिनर का बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं x निकाल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से y को सेपरेट करता हूँ, y को सेपरेट करोगे तो ये बन जाएगा आपका 7 माइनस एक्स। ठीक है, आई एम सॉरी, तो ये y बन जाएगा आपका 7 माइनस एक्स। ठीक है, इसको मैं पुट कर दूंगा इस कंडीशन में, जो कंडीशन मेरे पास गिवन है, इसको मैं रब कर लेता हूँ। 7x है और प्लस का 5y है, y की जगह मैं 7 माइनस एक्स डाल दूंगा। ठीक है, और ये इनइक्वालिटी का साइन, और ये 41। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से x आ जाएगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा, मैं थोड़ा जगह कम है तो मैं मैनुअली बता देता हूँ। 5 7 तो 35 हो जाएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव का 5x हो जाएगा, 35 को मैं उधर ले जाऊंगा। ठीक है, जब उधर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, तो जब वो माइनस होगा तो ये बन जाएगा आपका 6। ठीक है, और जब ये 5x से 5x में से 7x जाएगा तो 2x बच जाएगा। ठीक है, और ये मेरा इनइक्वालिटी का साइन, x को यहीं रखूंगा, x को 2 को वहाँ ले जाऊंगा, तो x इक्वल टू 3 आ रहा है। ठीक, ग्रेटर भी आ रहा है बट इक्वल टू 3 आ रहा है। ठीक है, सवाल इक्वल टू का ही होगा, मुझे तो यही लग रहा है, बट 3 रखते हैं। ठीक है, सवाल इसी तरह से सॉल्व होगा। आगे कह रहा है, आगे हम y निकाल लेते हैं। ठीक है, y आपका कैसे निकलेगा, y इसमें पुट कर दो,
y इज इक्वल टू 7 माइनस का x की जगह मैं क्या रखूंगा 3, तो y मेरे पास आ गया 4। ठीक है, x आ गया मेरे पास 3, y आ गया 4, ये दोनों आ गया मेरे पास। अब मुझसे अच्छा अब देख भी लेते हैं कि 41 आ भी रहा है या नहीं आ रहा, एक बार चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, कंडीशन मेरे पास क्या थी, कंडीशन मेरे पास ये थी कि 7x प्लस का 5y जो है ना या तो इक्वल टू 41 होगा या तो उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो 7 की जगह x की जगह 2 रखूंगा तो 7 4 2 14, और 5 की जगह 4 रखूंगा तो ये 20, तो ये 0 और नहीं 0 नहीं होगा, 4 होगा, या गलत कर रहा हूँ मैं, 4 ही है ना, 7 में से 3 गया 4, तो 5 4 से 20 और 7 3 से 21 होता है, सॉरी 3 है ना, मैंने 2 रख दिया, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो 7 3 से 21 होता है, x क्योंकि 3 है हमारे पास, तो ये बन जाएगा आपका 0 और 1 1 और 2 और 2 4। ठीक है, 41 आ रहा है, हाँ तो ये इनइक्वालिटी नहीं होगा, ये इक्वल टू ही है। ठीक है, कि जो है ना 41 बच्चा ही ले रहा है, तो एटलीस्ट की जगह आप उसको इक्वल टू कर लो। ओके, तो इस तरह से इसको कर भी रहा है, तो आपका x आ रहा है आपका 3, y आ रहा है 4। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन 3। x पूछ रहा है आपसे, तो हाउ मेनी टेबल्स कैन अकोमोडेट 7 डिनर्स, मुझे कैसे पता चला कि x से पूछ रहा है, 7 डिनर्स वाले कौन से थे, x थे ना, तो मुझसे x पूछ रहा है, तो मैंने x इज इक्वल टू 3 लगा दिया। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सेम सवाल है, ऊपर सेम कॉन्सेप्ट है ऊपर वाला। ठीक है, लेकिन एक हल्का सा जो है ना इसमें ट्रिक है। ट्रिक क्या यहाँ पे कह रहा है, हाइड्रोलिक मशीन हैज अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 7 पाउंड। ठीक है, एक हाइड्रोलिक मशीन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 पाउंड की उसके पास जो है ना वो कैपेसिटी है। ठीक है, फिर कह रहा 5 टन लोड कंज्यूम 3 पाउंड। ठीक है, कंडीशन दी हुई है कि जो 5 टन जो है वो कंज्यूम करता है 3 पाउंड, और फिर कह रहा है कि 3 टन जो है ना वो कंज्यूम करता है 1 पाउंड। ठीक है, अब कह रहा है इफ द मशीन कैन लिफ्ट ओनली होल लोड्स ऑफ ईदर टाइप, व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल वेट इट कैन लिफ्ट विदाउट एक्सीडिंग इट्स कैपेसिटी। यानी कि बस ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना जो है ना वो बेयर कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप ऊपर देखो, ऊपर से ऊपर वाले सवाल से अगर इसको मैच करो, तो ऊपर वाले सवाल में क्या था, 5 सीटर और 3 सीटर वाला केस था वहां पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बता दिया था वो कि भाई 41 ले सकता है मैक्सिमम। ठीक है, अकोमोडेट कितना कर सकता है वो 41 लोग को अकोमोडेट कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने ना मैक्सिमम बताया नहीं है, उल्टा हमसे वही पूछ रहा है कि भाई मैक्सिमम कितना कर सकता है ये बताओ। ठीक है, कंडीशन सेम है कि वहाँ पे 5 सीटर था, यहाँ पे 5 टन है, वहाँ पे 7 सीटर था, यहाँ पे 3 टन। बस यहाँ पे आपको कंडीशन बनाना सीखना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक्स अज्यूम कर लेता हूँ। एक्स क्या होना चाहिए, एक्स को मैं कह देता हूँ भाई नंबर ऑफ 5 टन लोड्स, वो नंबर, यानी कि वो नंबर जो कि 5 टन लोड्स ले रहे हैं, कितने ले सकता है 5 टन लोड्स, 1 2 3, तो मैं कह देता हूँ भाई नंबर ऑफ 5 टन लोड्स, एक्स को मैंने वो ले लिया। वाई को मैं ले लेता हूँ नंबर ऑफ 3 टन लोड। ठीक है, तो जो मेरी कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी कि सबसे पहले मैं बना दूंगा 3x। ठीक है, क्योंकि वो 3 पाउंड का है, 5 टन जो है वो क्या है 3 पाउंड का है ना, और हमने उसको नंबर ऑफ जो है उसको x अज्यूम किया हुआ है, तो ये बन जाएगा 3x, और प्लस जो 3 टन है जिसको हमने y अज्यूम किया हुआ है वो 1 पाउंड है, तो प्लस y जो है वो इक्वल टू 7 है। अच्छा, मैक्सिमम कैपेसिटी, तो मैक्सिमम है तो आपका साइन ऐसे लगेगा। ठीक है, 3x प्लस, ये एक पहली कंडीशन बन गई। दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि भाई अगर आप ये करो ना तो उसकी मैक्सिमम वो कितना बियर करेगा ये बता दो। जैसे ऊपर 5 हमने बनाया था ना ऊपर जैसे, या 41 वाला, लेकिन वो बनाना है अब हमें। अब हम देख लेते हैं कि वो मैक्सिमम कितना कर सकता है, तो कितना कर सकता है वो तो मुझे नहीं पता, उसको मैं W अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर मैं जो 5 टन वाला है ना वो मैं ले लूँ, तो यानी कि 5x, और जो 3 टन वाला है उसको भी मैंने y अज्यूम किया हुआ है नंबर ऑफ टन, तो 3y इन ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम वेट। ठीक है, दोनों इक्वेशन मेरे पास बन गई। अब आ जाते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, हो सकता है किसी को समझ ना आए। मैंने x को जो है ना नंबर ऑफ 5 टन लोड्स अज्यूम किया है, और y को जो है मैंने नंबर ऑफ 3 टन लोड्स को जो है ना वो अज्यूम किया है। अब कैपेसिटी मुझे निकालनी है। ठीक है, कैपेसिटी जो है उसकी 7 पाउंड है, तो क्योंकि कैपेसिटी पाउंड्स में, तो मैं कैपेसिटी तो पाउंड में ही देखूंगा। ठीक है, क्योंकि 5 टन वाले को मैंने एक्स अज्यूम किया हुआ था। ठीक है, तो मैंने क्या किया 3x कर दिया, क्योंकि वो 3 पाउंड के बराबर था। ठीक है, इसी तरह मैंने उसको
उसको क्या कहते हैं 3 टन वाले को मैंने y अज्यूम किया हुआ था और वो 1 पाउंड के बराबर था, तो मैंने वहाँ यहाँ पे 1 इसको 1y कर दिया है, ठीक है। और वो मैक्सिमम 7 करता था, तो मैंने मैक्सिमम का साइन लगा के उसको 7 कर दिया, ठीक है। फिर मैं अब दूसरा इक्वेशन बनाऊंगा किसका, वो यानी कि कितना मैक्सिमाइज कर सकता है ना वो, अपने वेट को कितना बेयर कर सकता है, यही तो मुझसे पूछ रहा है। और उसको मैं अज्यूम कर लूंगा W, क्योंकि वो मुझे नहीं पता, वही मुझे निकालना है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये फिर मैं इसका इक्वेशन बनाऊंगा कि भाई 5x प्लस का 3y, क्योंकि x जो है वो मैंने नंबर ऑफ टन लिया है, तो लेट्स सपोज अगर एक को वो 5 टन लोड ले रहा है, अगर आप यहाँ पे 1 रख रहे हो तो फिर उसका मैक्सिमम क्वांटिटी बताएगा वो, ठीक है। तो यानी कि 5x प्लस का 3y, इस तरह से मैंने ये इक्वेशन बना ली। यानी कि मेरे पास सिर्फ 2 इक्वेशन आ गई है, 3x प्लस का y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, और दूसरी कंडीशन आ गई है मेरे पास w इज इक्वल टू 5x प्लस का 3y, ठीक है। अब ट्रिक यहाँ पे ये है, इसको ऑप्टिमाइजेशन क्यों बोला गया है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपको मैक्सिमम बताया ही नहीं है। ऊपर सवाल में जो है ना 41 बता दिया था कि भाई वो अकोमोडेट जो है ना 41 लोगों को कर सकता है, तो हमने जो है ना, और हमसे एक्स या वाई पूछ लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझसे एक्स और वाई नहीं पूछ रहा, मुझसे वही पूछ रहा है मैक्सिमम कितना लोड ले सकता है। अब यहाँ पे जो है ना आप अज्यूम करोगे, जैसे सपोज अगर मैं एक्स को इक्वल टू 0 अज्यूम करता हूँ, ठीक है, तो आपका जब आप यहाँ पे 0 अज्यूम करोगे तो वाई सीधा सीधा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो जब 7 रखोगे, एक्स को 0 और वाई को 7 रखोगे इसके अंदर, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 5x0 3 7 21। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 21 टन जो है ना वो बियर कर सकता है। लेकिन जब अगर मैं x इक्वल टू 1 रखूँ, ठीक है, तो जब आप 1 रखोगे तो y आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि 3 1 3, वहाँ जाके माइनस होगा 4 बन जाएगा। और जब इसके अंदर तुम x और y पुट करोगे, x1 और y4, 5 1 5 और 3 4 12, तो मैक्सिमम ये 17 टन यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर मैं x इक्वल टू 2 ले लूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू, तो y बन जाएगा आपके पास 1, ठीक है, 6 हो जाएगा, 7 से जाएगा। लेकिन x इक्वल टू मैं 3 नहीं ले सकता, पूछो क्यों। अगर मैं 3 ले लूंगा तो 3 3 से 9 हो जाएगा, तो ये तो माइनस में चला जाएगा और ये इनइक्वालिटी फेल्ड हो जाएगी। यहाँ पे जो इनइक्वालिटी गिवन है कि y इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 3x प्लस का y इज इक्वल टू 7, ठीक है, तो मैं 3 नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि जो आपका आंसर होगा ना वो नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो कंडीशन गिवन है वो तो नेगेटिव में चली जाएगी, कंडीशन ही उल्टी हो जाएगी। तो मैं मैक्सिमम जो है ना x इज इक्वल टू 2 ही ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने x इज इक्वल टू 2 ले लिया, ठीक है, और y इज इक्वल टू मैंने 1 ले लिया। यहाँ से 1 लिया नहीं है, मतलब कि 2 जब पुट किया तो y यहाँ से 1 आ गया। अब जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा x इक्वल टू 2, तो ये 5 2 10 हो जाएगा और 3 1 3 हो जाएगा, तो 13 टन हो गया, ठीक है। यानी कि जो आपका जो मशीन है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना टन ले सकता है, 21 टन ले सकता है। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको लेना है। अगर आपका आंसर जो है वो माइनस में चला जाएगा, कंडीशन उल्टी हो गई, इनइक्वालिटी जो है वो वायलेट हो गई, तो फिर आप वो नंबर अज्यूम नहीं करोगे। तो इसलिए मैंने 2 पे मैं रुक गया। अगर 3 ले लूंगा तो वो 9 हो जाएगा, फिर 9 उधर जाके माइनस होगा तो माइनस में चला जाएगा, 7 माइनस 9 हो जाएगा -2, तो ये तो इनइक्वालिटी वायलेट हो जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम हमने 2 तक लिया है और इनमें से हमने देख लिया कि भाई कौन सा मैक्सिमम है, तो यानी कि मशीन कितना से ज़्यादा कितना बेयर कर सकता है भाई, तो 21 टन बेयर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लीनियर इक्वेशन का है और बहुत ही बेसिक सवाल है। कह रहा है कि इफ इस तरह के भी सवाल आते हैं, 5 6 सवाल ऐसे ऐसे होंगे जो कि तुम्हें 5 सेकंड भी लगेंगे, आप सवाल सॉल्व कर लोगे। फिर जो है कुछ सवाल 13 14 सवाल या 15 सवाल ऐसे होंगे जो कि मॉडरेट होंगे, थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, दिमाग लगाना होगा, आपसे सवाल सॉल्व हो जाएगा, वो सॉल्व कर लोगे। लेकिन उसके बाद जो सवाल होंगे ना वो बहुत ही मुश्किल होंगे, उसमें उसको हमेशा आखिर में किया करो, ठीक है। खैर सवाल पे वापस आते हैं। इफ x इज इक्वल टू 5x माइनस का 2 देन द वैल्यू ऑफ x, आपकी x की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। तो माइनस का 2 उठा के वहाँ ले जाऊंगा तो वो पॉजिटिव का 2 बन जाएगा, ठीक है। 5x अपनी जगह, माइनस का प्लस का x उठा के यहाँ ले आऊँगा, माइनस का x हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4x, ये बन गया 2, तो x आ जाएगा आपके पास यहाँ से 1/2, ठीक है, क्योंकि 4 यहाँ जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके जब डिवाइड होगा तो 2 1 2 और 2 2 4, तो x आ गया आपके पास हाफ, ऑप्शन ए इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्लोप का है, बहुत ही बेसिक है ये भी। सवाल में गिवन है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस का 3 इज पैरेलल अनदर लाइन, ठीक है। ये जो लाइन है ना ये एक और लाइन के पैरेलल है। सपोज मैं कहता हूँ ये एक लाइन है, ये इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस का 3।
अब वो कह रहा है ये लाइन एक और लाइन के पैरेलल है, सपोज एक और लाइन जा रही है जो कि इसके पैरेलल है, तो कह रहा है अनदर लाइन व्हाट इज द स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन, इस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो लाइन पैरेलल होता है तो वो m1 इज इक्वल टू m2 हो जाता है, यानी कि दोनों के स्लोप बराबर होते हैं, ठीक है। और अगर परपेंडिकुलर होता है, सपोज एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, तो उसमें ये कंडीशन लगती है m1 इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। फिलहाल हमारा पैरेलल का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो इसका स्लोप होगा वही इसी का स्लोप होगा। तो मैं इसको इक्वेट कर देता हूँ y इज इक्वल टू mx प्लस c से। तो यहाँ से m आ जाएगा मेरे पास 2, यानी कि अगर इसका 2 है तो इसका भी 2 होगा, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का, ठीक है, और रेशियो चैप्टर का सवाल है। गिवन क्या है हमारे पास, सवाल में कह रहा है रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टू कार इज 8:7। तो अगर आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो कार ट्रैवल कर रहा है वो गिवन है, d1:d2 गिवन है, जो कि है आपके पास 8:7। और आगे कह रहा है द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द कार इज 4:7, और वो यही t1 और t2 भी गिवन है, ठीक है। जो कार कर रही है वो है 4:5। तो आपसे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा वो बता दो, ठीक है, कोई मसला नहीं है, स्पीड का रेशियो बता देते हैं। स्पीड का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस भी हमें पता है 8/7 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 8/7, ठीक है। ये डिवाइड का साइन है तो मैंने डिवाइड लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे फिर नीचे टी है, तो टी का रेशियो क्या है 4:5, तो मैंने 4:5 लगा दिया। बल्कि मैं डायरेक्ट जो है ना डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ। जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो आपकी जो वैल्यू है फ्लिप हो जाएगी, पहले 4:5 है तो अब ये 5:4 हो जाएगा, ठीक है। और ये इक्वल टू यहाँ पे स्पीड, और स्पीड का ही रेशियो आपसे पूछ रहा था, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। 5 8 40 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 7 4 28 होता है, आई थिंक 7 4 हाँ 28 होता है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10/7, ठीक है। 10 ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आसान सा था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 20 तक हमने कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम उसी का सवाल है, स्पीड का। टू कार्स ट्रेवल एट द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, यहाँ पे इस बार जो है ना टाइम आपका सेम है। फिर कह रहा है द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ए एंड द कार बी इज 8:7, ठीक है। दोनों का रेशियो दिया हुआ है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। सबसे पहले तो जो t1 है ना वो इक्वल्स टू t2 है, ये पता है मुझे, ठीक है। तो उसका रेशियो भी सेम होगा। तो जो मैं फॉर्मूला लगाता था डिस्टेंस अपॉन टाइम का, तो पहले डिस्टेंस का रेशियो लेता था और फिर टाइम का रेशियो लेता था। लेट्स सपोज उसको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो हूँ डिस्टेंस का रेशियो ऐड करूँगा, तो ये बन जाएगा 8:7। फिर हम डिवाइड करते थे टाइम के रेशियो को, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो बराबर है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो रेशियो आप, तो स्पीड का भी रेशियो क्या आ गया आपके पास, जो रेशियो आपके पास डिस्टेंस का था वही रेशियो आपका स्पीड का आ गया, ठीक है। तो 8:7 इसका भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 22 है। इसमें लिखा हुआ है कि सपोज ए एंड बी सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। क्या है भाई, अगर a इंटू बी बराबर है b के और b इंटू ए बराबर है a के, तो बताइए भाई a² b² किसके बराबर होगा, ठीक है। ये बताना है, कोई मसला नहीं है, बता देते हैं। सबसे पहले a² b² बताना है। तो अगर मैं a² को ओपन करूं तो a² किस किस में ओपन होगा, a इंटू ए, है ना, यानी कि a और a बराबर होते हैं। अब मुझे ये पता है कि a जो है ना वो ba के बराबर है, सही है। तो मैं एक बार a लिखूंगा और उसके साथ ba लगा दूंगा, ओके। a² ही चल रहा है। अब अगर मैं a b कर दूं इसको, ठीक है, यहां से तो मैंने a करके a मुझे पता चल गया था ba के बराबर है, ba मैंने पुट किया। अगर मैं a b देखूं तो a b किसके बराबर है, b के बराबर है। तो a² आ जाएगा आपके पास, अब जो आ जाएगा वो आ जाएगा a b आपके पास बराबर है b के, तो ये हो जाएगा b a। और फाइनली जो बी ए है वो किसके बराबर है, वो ए के बराबर है। तो आपका ये a² आ गया इक्वल्स टू ए, ठीक है। अब चलते हैं b² के पास। b² को भी ऐसे तोड़ूंगा, b इंटू बी, ठीक है। b का मुझे पता है कि ए बी के बराबर है, सही है। तो b को ऐसे रखता हूं और इसको कर देता हूं ए बी, ओके। अब ए बी हो गया। अब इन दोनों को मैं बी ए को करता हूं, ठीक है। बी ए को जब मैं तोड़ूंगा तो ये बी ए बराबर है ए के,
तो ये बन जाएगा ए बी, और ए बी किसके बराबर है, बी के, तो बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, बी के आ गया। ठीक है, समझ आ गया किस तरह से बी स्क्वायर ए के बराबर आया और वो बी स्क्वायर बी के बराबर आया और ए स्क्वायर ए के बराबर आया। ठीक है, अब मुझे निकालना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ए मेरे पास ए स्क्वायर गिवन है ए के बराबर, बी स्क्वायर गिवन है बी के बराबर, और ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर है बी के, है ना, ए बी बराबर है बी के, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर फाइनली आपका जो बराबर आएगा वो आएगा बी के बराबर। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी इसका आंसर है। ठीक है, बी के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एंगल है, निकालना है दो स्ट्रेट लाइन के दरमियान का, लिखा हुआ फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस, इन दो लाइंस के दरमियान का जो है ना एंगल निकालना है। निकाल लेते, कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एंगल बिटवीन, अगर मैं टू लाइंस निकालता हूँ उसको इस फॉर्मूले से निकालते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, और m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस के m1 m2। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। तो m1 और m2 चाहिए, तो पहले इक्वेशन से m1 आ जाएगा, माइनस का y उठाऊंगा वहाँ ले जाऊंगा, तो y बन जाएगा 3x प्लस का 5, तो m आ गया मेरे पास, m1 आ गया 3। ठीक है, m2 निकालूंगा, m2 यहाँ से y उठाऊंगा, y को यहीं रहने देता हूँ, तो नेगेटिव का 2x बन जाएगा और प्लस का 7, तो जो m2 आएगा मेरे पास वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 2। सही है, m1 भी आ गया, m2 भी आ गया। अब बस हम इक्वेशन में इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, करके देख लेते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू m1 मैंने निकाला था 3 माइनस m2 निकाला था नेगेटिव 2 डिवाइड बाय 1 प्लस का m1 है 3, m2 है नेगेटिव 2। 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5, और ये प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6 और एक ये 7 हो जाएगा, नहीं नहीं माइनस है ना, तो 3 2 ज़ा 6 और एक चला जाएगा तो 5 आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव का 5 आएगा। ठीक है, तो ये इसको 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो नेगेटिव 1 आ गया, लेकिन आया है मॉड्यूलस के अंदर, तो मॉड्यूलस पॉजिटिव कर देता है 1, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, थीटा यहीं रखूंगा, टेंजेंट इनवर्स 1 कर दूंगा, या आर्क tan 1 कर दूंगा, तो थीटा आपके पास आ जाएगा यहाँ से 1 पे 45। ठीक है, 45 डिग्री इसका आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ज्योमेट्रिक है। इस पे कह रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल हैज द बेस 3 यूनिट, तो बना देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। एक उसका बेस दे दिया है आपको जो है ना, वो कह रहा है 3 यूनिट, एंड द हाइट इज 6 यूनिट, इसकी हाइट दे दी है 6 यूनिट। फिर आगे कह रहा है द हाइपोटेनस ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल बराबर है हाइपोटेनस के, इस राइट एंगल के ट्राइंगल के। तो अगर मुझे, और आगे कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, और एरिया ऑफ द सर्कल बताओ, तो अगर मुझे एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है तो मुझे रेडियस पता होना चाहिए। ठीक है, और रेडियस कैसे निकलेगा, इस कंडीशन से कि रेडियस बराबर हाइपोटेनस के, तो हाइपोटेनस में यहाँ से निकाल लूंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, एच स्क्वायर होता है आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर, तो ये 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 45, और अब जब इस पे रूट लोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 45। ठीक हो गया, यानी कि आर, अब एच क्योंकि रूट 45 के बराबर है तो रेडियस भी आपका रूट 45 के बराबर आ जाएगा। अब डायरेक्ट हमें एरिया ऑफ द सर्कल बताना है। एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ द सर्कल निकालूंगा, पाई आर स्क्वायर निकालने के लिए आर मुझे पता है अंडर रूट 45, और इस पर कर दूंगा स्क्वायर, स्क्वायर से ये जाएगा तो एरिया आ जाएगा हमारे पास 45 पाई। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इफ द कर्व गिवन बाय द इक्वेशन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटरसेक्ट अनदर कर्व, ठीक है, एक कर्व है उसकी इक्वेशन दी हुई है और वो इंटरसेक्ट कर रहा है दूसरे कर्व से, उसकी भी इक्वेशन दी हुई है x माइनस 2 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस का 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जिस 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 जगह पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट पे एक्स की वैल्यू क्या होगी वो बता दो, बस ये पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो मुझे ये जो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे आर स्क्वायर है उसको मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि दो वेरिएबल तो सॉल्व नहीं हो सकता, एक्स निकालना है तो मुझे आर स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस आर स्क्वायर को जो है ना इसमें पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की जगह मैं ये डाल दूंगा पूरा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 और ये प्लस का 2 अपना है, ठीक है। मजीद सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये प्लस 3, दोनों पे फॉर्मूला खुलेगा ए माइनस बी का, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 2ab 2 2 4x प्लस का 4 एक्स स्क्वायर नेगेटिव का 2 1 2x और 1 का स्क्वायर 1 और वहां पे 3 है उसके साथ, ठीक है, प्लस 3 भी है। मजीद सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा, इस साइड आएगा तो, ठीक है। नेगेटिव का 4x यहीं रहने देता हूँ, प्लस का 4 भी यहीं रहने देता हूँ, और ये नेगेटिव का 2x यहीं है, और ये प्लस 1 और प्लस 3 हो जाएगा प्लस 4, ठीक है। तो प्लस 4 से प्लस 4 भी गया, तो रह क्या गया हमारे पास, नेगेटिव का 4x और इज इक्वल टू नेगेटिव का 2x, ठीक है। और तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ ले आऊंगा नेगेटिव के 2x को, ठीक है, काट मत देना, इस साइड ले आओ नेगेटिव के 4x माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन लोगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा नेगेटिव 4 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, नेगेटिव 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा, x इंटू नेगेटिव का 2 इज इक्वल टू 0, और जब 2 यहाँ जाके डिवाइड होगा तो x आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। बहुत से बच्चे होते हैं यहाँ से x काट देंगे, बोलेंगे सर तो सॉल्व ही नहीं हुआ, काटना नहीं है भाई, इस साइड को यहाँ लेके आओगे, दोनों को फिर वहां से x कॉमन लोगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, बी ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से एक स्टैट्स का सवाल आ गया, ठीक है, और एसआई के सवाल है ये, फिर से इंटरमीडिएट के बच्चे तो पढ़ते नहीं है एसआई, ठीक है, कॉमर्स वाले बच्चे आई थिंक पढ़ते हैं, उनके सिलेबस में है या नहीं है, बट ओ लेवल और ए लेवल के बच्चे तो पढ़ ले होते हैं। क्वेश्चन आसान से ये लिखा हुआ, इन स्टैटिस्टिक्स इफ द कॉन्फिडेंस level of hypothesis test or estimation interval is increased then the probability of making a mistake, ठीक है, अल्फा टाइप 1 एरर सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ अल्फा विल क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, अगर आप अपने कॉन्फिडेंस इंटरवल को बढ़ाओ, ठीक है, क्या होगा। सिंपल आप ये याद रख लो, जब भी आप अपने कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल को बढ़ाते हो, सॉरी इंटरवल कह रहा हूं, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है आपके टाइप 1 एरर के या अल्फा के, ठीक है। तो ये आप अपने पास लिख लो कि भाई कॉन्फिडेंस इंटरवल, बार बार इंटरवल कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, ठीक है। जितना कॉन्फिडेंस इंटरवल आप बढ़ाते, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते जाओगे, आपकी जो चांसेस है गलती होने की, ठीक है, टाइप 1 के जो एरर है वो कम होता जाएगा। तो हमने जैसे ही जो है कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया है, इंक्रीज किया है, तो आपका जो अल्फा होगा, ठीक है, मिस्टेक होने की जो चांसेस होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, ऑप्शन बी इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, ठीक है। सवाल में कह रहा है यूजिंग अ कोऑर्डिनेट ग्रिड मैट्रिक्स ग्राफ व्हिच ईच स्क्वायर रिप्रेजेंट अ 1 यूनिट, ठीक है, 1 by 1 यूनिट, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द शेडेड कंपोजिट रीजन, शेडेड एरिया का शेडेड रीजन का जो है ना एरिया बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले यहां से लेकर यहां तक का निकाल लूंगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो इसका वो आएगा, वो आ जाएगा 4 - 0 विच इज इक्वल टू 4, और यहां से यहां तक निकालूंगा तो 3 - 0 इज इक्वल टू 3। तो अब ये क्योंकि रेक्टेंगल है तो हम इसको 3 × 4 करके इसका एरिया निकाल लेंगे, तो 4 × 3 आ गया आपके पास 12, ठीक है। तो यहां तक का तो एरिया मैंने निकाल लिया, सही है। अब जो है मैं क्या करूंगा, मैं इस एरिया का निकाल लूंगा। तुम एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पे एक चीज कॉमन आ रही है, वो चीज ये है। अभी हम देखेंगे उसको क्या करना है, ये है ये, ठीक है, बट अभी हम देखेंगे कि उसके साथ क्या करना है। फिलहाल हम जो इतने हिस्से की एरिया निकालते हैं, ठीक है, सॉरी,
तो यहाँ से फिर से मैं इसकी लेंथ निकालूंगा। लेंथ कैसे निकलेगा, 7 माइनस 3 करके। तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। और इसकी ब्रेथ निकालूंगा कैसे, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो इसका भी क्या आएगा, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, लेकिन एक चीज कॉमन आ रहा है, वो क्या, वो एक बॉक्स कॉमन आ रहा है यहाँ पे, ये बॉक्स। लेकिन मुझे ये पता है ये भी एक यूनिट है और ये भी एक यूनिट है, जो कि यहाँ पे बता दिया है पहले से। तो इस बॉक्स की जो एरिया होगा वो क्या होगा, इस बॉक्स को तो एक बार हमने गिन लिया है ना, जब हम ये वाला एरिया निकाल रहे थे तो हमने एक बार गिन लिया है यहाँ पे इसको। बट हम जब अब यहाँ से निकाल रहे हैं ना, तो एक मजीद एक बार हम गिन रहे हैं, तो एक बार हम उसको माइनस कर देंगे इसके एरिया को। तो इसका एरिया कैसा निकलेगा, 1/1, क्योंकि लेंथ भी 1 है, विड्थ भी 1 है। तो 1/1 क्या हो जाएगा आपका एरिया 1। तो टोटल एरिया तो पहला मेरे पास आ गया 12 ये प्लस 12 ये। ठीक है, लेकिन मैं माइनस कर दूंगा इसको, जो एक पार्ट कॉमन आ रहा है, तो मैं इसमें से एक 1 माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो 12 12 24 हो गया आपके पास। और जब आप एक माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 23। ओके, ऑप्शन सी। ओके, अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 28 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में हमारे पास डायग्राम गिवन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही सवाल है, और पॉइंट ए गिवन है और पॉइंट बी गिवन है। सिर्फ पॉइंट बी गिवन है, उसकी वैल्यू नहीं गिवन है। ठीक है, सवाल में कह रहा है कि अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट, एक सर्कल है उसका रेडियस 1 यूनिट है। अ पॉइंट ए लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, जो पॉइंट ए है ना वो वहां पे लाई कर रहा है उसके, और उसकी वैल्यू दी हुई है 1/√3 और 1/√2। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे मुझे कह रहा है कि भाई पॉइंट बी इज द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द सर्कल। पॉइंट बी जो है ना उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी बताना है। तो अगर आप डायग्राम को गौर से देखो तो क्या आपको दिख रहा है कि ये दोनों जो पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल बना रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, एल शेप बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, और एल शेप कैसे बन रहा है, क्या क्लॉकवाइज बन रहा है या एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, तो आप कहोगे सर एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, क्लॉकवाइज तो ऐसे होता है, लेकिन हमारा एंगल तो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। तो यहाँ पे जो है ना आप रोटेशन रूल लगाओगे, ये सवाल रोटेशन रूल का है। ठीक है, रोटेशन रूल लिख लो अपने पास। रोटेशन रूल ये है कि अगर आपका 90 डिग्री बन रहा है और एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, अगर 90 डिग्री बन रहा है और एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, ठीक है, तो आपकी जो x, y है ना वो चेंज हो जाता है -y, x में। ठीक है, इसी तरह एक और है कि अगर आपकी जो एंगल है वो 90 ही बनती है, ठीक है, लेकिन जो एंगल बनती है वो क्लॉकवाइज बनती है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं बनती। ठीक है, एंगल 90 ही बन रहा है और इस बार बन रहा है क्लॉकवाइज एंगल। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो x, y गिवन होता है वो चेंज हो जाता है y, -x में। ठीक है, और सेम रूल जो है ना वो 180 के लिए भी है, लेकिन 180 में जो है हम इसका सीन ये है कि अगर आपका एंगल जो है 180 पे रोटेशन हो रही है, 180 डिग्री पे रोटेशन हो रही है, ठीक है, तो आप जो है इस पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का सीन नहीं है। बस अगर 180 पे अगर यहाँ से भी रोटेशन हो रही है या यहाँ से भी रोटेशन हो रही है, सेम चीज़ है। अगर x, y गिवन है तो आप इसको चेंज कर दोगे -x, -y। ठीक है, ये रोटेशन रूल है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सवाल रोटेशन रूल का ही है। तो मैंने ग्राफ को देखा, ठीक है, जो सर्कल मेरे पास गिवन है, पॉइंट ए मेरे पास गिवन है 1/√3 और 1/√2। मैंने देखा कि भाई यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो मैं 90 डिग्री का रूल लगा सकता हूँ। फिर मैं देखूंगा कि भाई 90 डिग्री में भी दो चीज़ें, क्लॉक वाइज है कि एंटी क्लॉक वाइज है, वो देखूँ। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो आपका एंगल है ना वो एंटी क्लॉक वाइज है, इस डायरेक्शन में बन रहा है ना, तो यानी एंटी क्लॉक वाइज है। तो आपका जो x, y होता है ना एंटी क्लॉक वाइज में, वो चेंज हो जाता है -y, x में। तो अगर मेरा ये पॉइंट x, y है, ठीक है, तो इसको मैं चेंज किस में कर दूंगा, -y यानी कि -1/√2 और x में जो कि 1/√3 है। अब देख लेते हैं इनमें से आंसर कौन सा है। नेगेटिव का 1/√2 है और 1/√, ऑप्शन ए ही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है।
ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीजर का सवाल है। कह रहे इफ द सम ऑफ द 7 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 1617, ठीक है, 1617, देन हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर दी अमंग दिस 7 इंटीजर्स, यानी कि जो 7 इंटीजर्स हैं उनके दरमियान कितने प्राइम नंबर्स है ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मिडल नंबर निकाल लेता हूँ, उससे फिर उसके पीछे भी बना लूंगा, उसके आगे भी बना लूंगा। ठीक है, मिडल नंबर कैसे निकलता है, ट्रिक देख लो। मिडल नंबर आप जो है सम को डिवाइड कर दोगे जितने नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है, सम मेरे पास क्या है 1617, और नंबर कितने हैं मेरे पास 7 कंसेक्यूटिव है, तो 7 से डिवाइड कर दूंगा, तो मिडल नंबर यहां से आ जाएगा आपके पास 231। ठीक है, अब मिडल नंबर आ गया मेरे पास, तो मैं पीछे के जो है 3 टर्म भी निकाल लूंगा और आगे के भी 3 टर्म निकाल लूंगा। ठीक है, तो पीछे के 3 टर्म हो जाएंगे मेरे पास 228, 229, 230 और 231, ये आ गया मिडल नंबर। और उसके आगे 3 नंबर और मुझे निकालना पड़ेगा, ये बन जाएगा 232, ठीक है, 233, 234। सही है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, कंसेक्यूटिव इंटीजर आप x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 करके वो आप 6 तक जाओगे और फिर उस तरह से सम करके उस तरह से भी x निकाल सकते हो और फिर ये आप बना सकते हो। बट इस तरह से करोगे तो ये ज़्यादा आसान है, ये जल्दी हो जाता है। ठीक है, उसके उस तरह से भी कर सकते हैं। बट मुझसे पूछ क्या रहा था कि इनमें से कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो 228 तो प्राइम नंबर नहीं है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 229 है प्राइम नंबर, ठीक है, एक हो गया। 230 नहीं है, ठीक है, 231 भी नहीं है, ठीक है, 3 के टेबल से हो जाता है। 232 भी नहीं है, 2 के टेबल से हो जाता है। और 233 हो जाएगा, ये भी एक प्राइम नंबर है। 234 भी नहीं होगा, ये भी 2 से हो जाता है। यानी कि दो ऐसे इन 7 कंसेक्यूटिव इंटीजर में सिर्फ और सिर्फ 2 प्राइम नंबर है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से ज्योमेट्री का सवाल है। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो है ना वो इक्वल है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। ठीक है, सी कर देता हूं और इसको वॉल्यूम ऑफ एस कह देता हूं। तो और मुझे कह रहे थे डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड आर एल, एल ओवर 2, एल ओवर 3, और मुझे साइड्स दिए हुए क्यूबाइड के एल, एल ओवर 2 और एल ओवर 3। तो सबसे पहले मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकाल लेता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है, एल क्यूब, यानी कि एल इंटू एल इंटू एल। तो पहला टर्म है मेरे पास एल, नहीं सॉरी, वो तो उसका होता है, सॉरी क्यूब का होता है, क्यूबाइड होता है लैंड इंटू ब्रेड इंटू हाइट, आई एम सॉरी। तो ये आप एल इंटू एल ओवर 2 इंटू एल ओवर 3, सही है। तो ये बन जाएगा एल क्यूब, टी बना दिया मैंने, एल क्यूब अपॉन 6, ये आ गया मेरे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, सॉरी। ठीक है, अब क्या करूंगा, दोनों को इक्वेट कर दूंगा, इसको और इसको। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा। ठीक है, कर देते हैं इक्वेट। तो मैं ये करता हूं कि भाई एल क्यूब अपॉन 6 इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड होगा तो ये 8 बना देगा इसको, 4 2 सा 8 हो जाएगा। ठीक है, पाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ की डिवाइड हो जाएगा, आर क्यूब को यहीं रहने देते हैं, तो ये बन जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब अपॉन 8 पाई। ठीक है, अब मुझे अगर आर चाहिए तो मैं क्यूब रूट ले लूंगा। ठीक है, तो आर आ जाएगा मेरे पास, आर आ जाएगा मेरे पास एल क्यूब अपॉन 8 पाई, और इसकी पावर 1/3, या आप क्यूब रूट ले लो, बात एक ही है। ठीक है, लेकिन ये तो मैंने निकाल लिया, आर निकाल लिया, आर इसके बराबर है। लेकिन मुझसे पूछ क्या रहा है सवाल में, मुझसे पूछ रहा है कि देन द वॉल्यूम ऑफ द नहीं, देन द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो मुझे सरफेस और एरिया ऑफ द स्फीयर बता दो। ठीक है, पहले तो मैंने गिवन कंडीशन जो मेरे पास गिवन थी वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से मैंने आर की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ये गिवन कंडीशन थी और ये मेरे पास क्यूब के जो साइड्स गिवन थे उसकी मदद से मैंने आर निकाल लिया। अब मुझे कह रहा है देन दी फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, इसका फॉर्मूला होता है 6
आई थिंक 4 पाई r² होता है, हाँ 4 पाई r² ही होता है, ठीक है। 4 अपनी जगह, पाई अपनी जगह, r मुझे पता है, l³ अपॉन 8 पाई की पावर जो है वो है 1/3, ठीक है, इस पे कर दूंगा स्क्वायर। अब एक चीज मुझे पता है कि पावर पावर हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो जो सरफेस एरिया है वो बन जाएगा 4 पाई l³ अपॉन 8 पाई की जो पावर बन जाएगी वो बन जाएगी 2/3। ऑप्शन देख लेते कौन सा है, सी है, 4 पाई l³ अपॉन 8 पाई और 2/3, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा, ये कुछ भी नहीं है। देखो सबसे पहले उसने बोला वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो है ना स्फीयर के बराबर है, मैंने दोनों को बराबर रख दिया, लेकिन एक चीज उसने बता दी कि उसने साइड्स दे दिए क्यूबाइड के, तो मैंने सीधा सीधा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकाल दिया और उसको इक्वेट कर दिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से। वहां से मैंने आर को सेपरेट कर दिया, आर निकल गया मेरे पास, फिर मुझसे सरफेस एरिया पूछ रहा था, सरफेस एरिया में मैंने आर की वैल्यू को पुट कर दी, बस ये किया है मैंने और मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अगला भी ज्योमेट्री का ही सवाल है, कह रहा है द साइड ऑफ अ क्यूब इज S1, ठीक है, आपके पास कोई क्यूब है, उसका साइड गिवन है वो इक्वल टू 1 है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं ये क्यूब है मेरे पास कोई, ठीक है, इसकी साइड दी हुई है आपको S इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्रिप्ट इनसाइड द क्यूब। तो आप जो है ना इस क्यूब के अंदर जो है मैक्सिमम कितने वॉल्यूम का सिलेंडर इसके अंदर पुट कर सकते हो, ठीक है, ये पूछना चाह रहा है वो आपसे। तो जब आप इसके अंदर मैक्सिमम जो इसके अंदर सिलेंडर पुट करोगे तो जो इसका जो साइड होगा ना, तो आप देख रहे हो जो इसकी साइड है वो उसका डायामीटर है, यानी कि ये साइड है और यही जो है सिलेंडर का, जब मैं सिलेंडर इसके अंदर पुट करूंगा तो यही डायामीटर बन जाएगा। तो ये मेरे ख्याल इनडायरेक्टली समझ लो कि भाई ये मेरे पास डायामीटर गिवन है, ठीक है। सबसे पहले उसने सिर्फ ये बोला है कि आपके पास जो लेंथ ऑफ क्यूब है ना वो S इज इक्वल टू 1 है। मैंने क्यूब बनाया और उसकी साइड जो है वो 1 रख दी। फिर मुझे कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर दैट कैन इंस्क्रिप्ट इनसाइड द क्यूब। हम मैक्सिमम वॉल्यूम जब हम सिलेंडर पुट करेंगे तो हम उसमें कितना मैक्सिमम वॉल्यूम उस सिलेंडर का हो सकता है कि उस क्यूब के अंदर फिट हो जाए, ठीक है, ये पूछना चाह रहा है। तो जब मैं इसके अंदर फिट करूंगा ना, यहाँ पे ये जो यहाँ पे मैं फिट कर रहा हूँ वॉल्यूम को, यही कर रहा हूँ ना, पूरा ही मिट गया, एक मिनट, ये देखो, अब जब मैं इसके अंदर फिट कर रहा हूं ना तो ये जो जितनी बड़ी साइड है उतना ही मेरा जो है ना वो डायामीटर है इस सिलेंडर का, ठीक है। तो अब मुझे जो है अगर वॉल्यूम निकालना है इस सिलेंडर का तो मुझे आर चाहिए, मुझे डायामीटर नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको एस को डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तो मेरे पास आर आ जाएगा हाफ, सही है, क्योंकि मेरा जो साइड है वो इक्वल टू डायामीटर ऑफ दिस सिलेंडर है, ये अभी हमने इससे देख लिया, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई r² h, ठीक है। और h तो हमें पता है, देखो h तो मैंने बताया ही नहीं, फिर से बनाना पड़ेगा। देखो ये मैंने क्यूब बनाया, बड़ा बनाते हैं थोड़ा, ये मैंने क्यूब बना दिया, ठीक है। अब मुझे जो है ना इसके अंदर सिलेंडर फिट करना है, तो मैंने जो है ना मैक्सिमम सिलेंडर मैंने यहाँ से सिलेंडर फिट करने की कोशिश की, ठीक है, ये सिलेंडर मैंने फिट कर दिया इसके अंदर। तो मुझे ये पता चल गया कि ये जो इसका जो डायामीटर है ना वो साइड के बराबर है, तो यहाँ से मैंने आर उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया ताकि मैं आर निकाल सकूं, तो मेरा आर आ गया हाफ, रेडियस आ गया। लेकिन अगर मैं हाइट देखूं सिलेंडर का, सिलेंडर की हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो हाइट तो वही है, S इज इक्वल टू H है, इसको हाफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हाइट यही है। तो हाइट मेरी क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है, दोनों चीज पता चल गई अब मुझे। अब मैं फॉर्मूले में पुट कर सकता हूं आराम से। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू पाई r² h, ठीक है, पाई को यहीं रहने देता हूं, r का स्क्वायर करूंगा तो ये बन जाएगा 1/4 और h है आपके पास 1,
तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा π/4। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा भाई, सवाल में कह रहा है कि फॉर अ स्कूल ट्रिप देयर मस्ट बी वन टीचर फॉर एवरी 10 स्टूडेंट, यानी कि हर 10 स्टूडेंट पे जो है ना एक टीचर है, यानी कि हर 10 स्टूडेंट्स को एक टीचर संभाल रही है। द टोटल नंबर ऑफ द पैसेंजर, अब जो पैसेंजर है ना वो जाहिर सी बात है टीचर और स्टूडेंट दोनों में मिलके मस्ट बी नॉट मोर देन 45, यानी कि इन दोनों को मिला के 45 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। 45 हो सकता है, उससे कम हो सकता है, लेकिन 45 एक्सीड नहीं हो सकता। ठीक है, आगे कह रहा है लेट एस नंबर ऑफ द स्टूडेंट, अगर एस नंबर ऑफ स्टूडेंट है और टी नंबर ऑफ टीचर्स हैं तो इनमें से कौन सा इक्वेशन ट्रू है वो बता दो। तो बता देते हैं भाई, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि s इज इक्वल टू 10t, और कह रहा है कि भाई s प्लस टी इज लेस देन इक्वल टू 45। तो अगर सवाल में कंडीशन क्या थी कि एक टीचर पे 10 स्टूडेंट पे एक टीचर, ठीक है, यही कह रहा था सवाल में। ऊपर अगर मैं देखूं, ये देखो कि भाई वन टीचर फॉर एवरी 10 स्टूडेंट। तो जब अगर मैं इस टीचर की जगह पे 1 पुट कर दूं, यानी कि टीचर अगर 1 रखूं मैं, तो स्टूडेंट 10 आ रहा है। अरे एस इज इक्वल टू 10 इंटू टीचर को मैंने 1 रख दिया, तो स्टूडेंट कितने आ गए? 10 आ गए। तो यानी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि टोटल नंबर ऑफ द पैसेंजर मस्ट बी नॉट मोर देन 45, 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब एस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और टी नंबर ऑफ टीचर्स हैं, और यही तो गिवन कंडीशन है कि भाई आपका जो मोर देन 45 नहीं है, 45 हो सकता है लेकिन उससे कम होगा, लेस देन और इक्वल टू 45। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इनइक्वालिटी का सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पे कह रहा है इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सेम सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा इक्वेशन ऐसा है जो कि सेम सॉल्यूशन देगा। ठीक है, अब आप एक बात समझ लो यहाँ पे कि आप किसी भी चीज को जो मल्टीप्लाई करते हो और डिवाइड करते हो किसी पॉजिटिव नंबर से, तो वो आपके इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करता है। मैंने ये बोला कि अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो किसी पॉजिटिव नंबर से, तो वो आपके इनइक्वालिटी को जो है ना वो अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो बस यही चीज यहाँ पे हमें बतानी, क्योंकि सोल्यूशन सेम चाहिए। सोल्यूशन सेम का मतलब क्या होता है, आप कोई दोनों इक्वेशन से आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बाइज एन 22n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 200। तो अगर इस दोनों को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो ये बन जाएगा 22n ग्रेटर देन इक्वल टू 200। फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, वही आंसर आएगा, है ना। देखो कैसे, n को यही रहने दूंगा गिवन कंडीशन से, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 100/11। यहाँ पे इसको n यही रहने दूंगा, ये बन जाएगा 200/22। सॉल्व करूंगा, 2 1 2, 100 हो गया ये, और 2 1 2, ये 11 हो गया, वही चीज आ गई। तो मुझसे यही तो पूछा था, हैज द सेम सॉल्यूशन, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी में 100/11 दिया हुआ है, बट ये तो इसकी जो साइन है ना वो फ्लिप कर दी है उसने, लेस देन लगा दिया, हालांकि हमारे पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसके अंदर ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, और यहाँ पे भी लेस देन का साइन लगा दिया, यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया, तो 3 ऑप्शन नहीं होंगे, सिर्फ ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी हैज द सेम स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां से फिर से मैं n को सेपरेट कर लेता हूं पहले, 91/10। ठीक है, ये तकरीबन आई थिंक हाँ 0 हटाऊंगा तो 9.1 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जो n है ना वो इक्वल टू और 9.1 से बड़ा होना चाहिए, तो n को मैं 10 ले सकता हूँ, तकरीबन 10 ही है ये। ठीक है, फिलहाल आगे चलते हैं, ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शन से ही समझ आएगा, ऑप्शन का ही सवाल है। पहला ऑप्शन है हमारे पास कि 11n ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से जो है इसको यहीं रखता हूँ, 100 अपनी जगह, 11 यहाँ ले आता हूँ, तो 100 और अपॉन 11 की वैल्यू क्या आती है, ये तकरीबन आती है आपके पास 9.09। ठीक है, और ये भी तकरीबन 9.1 ही है, 9.09 करके। तो ऑप्शन मुझे तो लग रहा है कि भाई ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि बराबर बराबर 9 के ही जा रही है। वो 9 सिर्फ वो 0.1 ज्यादा था और ये सिर्फ 0.04 ज्यादा है, यानी कि बहुत करीब करीब है। ठीक है, तो ये हो सकता है। ऑप्शन बी देख लेते हैं।
अब ऑप्शन बी भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि ऑल ऑफ द अबव भी एक आंसर है, ठीक है। तो अगर 82 अपॉन फिर से n को यहीं रखूं, ठीक है, और ग्रेटर देन का साइन वैसे ही रहे और 82 अपॉन 9 कर दूं मैं, तो क्या आंसर आएगा? अगर मैं 82 अपॉन 9 कर दूं तब भी आपके पास जो है ना 9.1 ही आ रहा है, यानी कि 9.1 करीब करीब आ रहा है, तो ये भी हो सकता है। इसी तरह जब आप इसको यहाँ ले जाके इसको भी डिवाइड करोगे ना, तो इसका भी आंसर 9 पॉइंट जो है 1.01 करके ही कुछ आएगा, ठीक है। यानी कि सारे के सारे हो सकते हैं, सारे के सारे सेम सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो आप कहोगे भाई ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी का सवाल है, आसान सही है। कह रहे हैं कि अ बैग कंटेन 3 रेड मार्बल, 5 ब्लू मार्बल एंड 13 ग्रीन मार्बल्स। 1 मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक मार्बल निकाल रहे हो अब बस, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड मार्बल? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो मार्बल मैं निकाल रहा हूँ वो रेड मार्बल हो, ठीक है। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप नीचे रखते हो टोटल, ऊपर रखते हो रिक्वायर्ड जो आपको चाहिए, ठीक है। टोटल निकाल लेता हूँ मैं, 3 रेड है, 5 ब्लू है, 13 ग्रीन है, ठीक है। तो आपके पास जो टोटल आ जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 21। मैंने डिनोमिनेटर में 21 रख दिया, ठीक है। रिक्वायर्ड क्या चाहिए हमें? रेड चाहिए, कि रेड मार्बल होना चाहिए। तो रेड मार्बल यहाँ पे कितने हैं? 3 है, तो ऊपर मैं 3 रख दूंगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/21, ऑप्शन बी, ठीक है। 1/4 3 1 3 3 7/20, 1/7 भी हो सकता है, ऑप्शन में नहीं है। इसको आप मजीद इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से एक ज्योमेट्री का सवाल आ गया। ज्योमेट्री चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री भी इंपॉर्टेंट है, बट इस राउंड 1 में भी हो सकता है कि दिया हो, बच्चों को याद नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के सवाल जो बताया उन्होंने, मैंने रिक्रिएट किया है सवाल को, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री के अलावा भी जो है मैट्रिक्स, हाँ वो मैंने देख लिया, हमारे पास प्रॉपर्टीज वाले आए हुए थे, प्रोबेबिलिटी, और जो एक दो सवाल ना वेरिएबल वाले प्रोबेबिलिटी भी आते हैं, ठीक है। अगर आपने 2025 के अगर आप मेरे पेपर देखो जाके इकोनॉमिक्स के, तो उसमें वेरिएबल वाले आए हुए हैं प्रोबेबिलिटी, तो वो भी आप देख लेना जाके, ठीक है। इस पेपर में नहीं है। अच्छा, ये मेरे पास जो है शेप गिवन है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल आइसोसेलेस ट्राइंगल आर प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मैं बना देता हूँ इस तरह से। तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके साइड्स भी बराबर होते हैं और उसकी एंगल्स भी बराबर होते हैं आइसोसेलेस के। तो मतलब ये है कि Q और Q बराबर होंगे, ठीक है, दोनों के एंगल बराबर होंगे। सवाल क्या कह रहा है, सवाल पढ़ लेते हैं अब। इतना तो हमने पढ़ा है कि भाई दोनों ट्राइंगल जो है ना वो आइसोसेलेस हैं। आगे कह रहा है प्लेस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर फॉर्मिंग अ क्वाड्रिलेटर इन सेंटर। क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं सेंटर में, ये जगह को कह रहा है कि भाई ये क्वाड्रिलेटर बना रहा है सेंटर में, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ द सेंटर क्वाड्रिलेटर इज रिक्वायर्ड टू बी अ स्क्वायर, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ थीटा? सवाल का मकसद ये है, सवाल ये मुझसे कहना चाह रहा है कि आपके पास 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, और जब आप उन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हो, ठीक है, इस तरह से उल्टा करके, तो बीच में जो है ना कोई शेप का नाम क्या बताया था, क्वाड्रिलेटरल बन जा रहा है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि भाई ये जो क्वाड्रिलेटर है ना, मुझे बताओ कि इस क्यू को मैं ऐसा क्या रखूं, सवाल में थीटा है लेकिन यहाँ पे शेप में क्यू है, तो मैं क्यू को लेके चल रहा हूं। इस क्यू को मैं ऐसा क्या रखूं कि जो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके एंगल अंदर के 90-90 होते हैं चारों साइड के, है ना। तो अगर मुझे इसको क्वाड्रिलेटर को मुझे स्क्वायर बनाना है तो उसके अंदर के जितने भी एंगल्स हैं उसको 90 करना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे क्यू बताना है कि वो क्यू ऐसा क्या क्यू रखूं, यहां पे थीटा ये ऐसा क्या रखूं कि ये जो एंगल है ना अंदर का वो 90 बन जाए। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो, ये इससे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये 90 बना रहा है, ठीक है। फिर ये इससे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इससे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 90 बना रहा है। लेकिन ये दोनों जो है ना 90 नहीं बना रहे, ठीक है। इससे ग्रीन से दिखा देता हूं मैं, ये एंगल और ये एंगल। लेकिन अगर आप इस दोनों एंगल को गौर करो, क्या ये जो ग्रीन से मैंने बनाया है, क्या ये इस ट्राइंगल का हिस्सा नहीं है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का हिस्सा नहीं है? आप कहोगे सर है। तो अगर मुझे
इसको स्क्वायर बनाना है तो ये दोनों तो 90 90 है, तो मुझे इस ग्रीन को भी 90 रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मुझे स्क्वायर बनाना है तो चारों एंगल 90 होनी चाहिए। ये दोनों तो 90 बन गए, मेरे इंटरसेक्ट हुआ 90 बन गए, इन दोनों को 90 चाहिए, इन दोनों को 90 करना है तो मुझे इसको 90 रखना पड़ेगा। अब अगर मैं सिर्फ इस एक ट्राइंगल को लूं, ठीक है, और आपको पता है कि टोटल ट्राइंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, तो मैं क्या करूंगा, Q पहला एंगल प्लस Q दूसरा एंगल और तीसरे एंगल को मैं 90 एज्यूम करूंगा। क्यों मैं 90 एज्यूम इसलिए कर रहा हूं ताकि जो ये वाला एंगल है ना वो 90 बन जाए और उसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बना सकूं, ठीक है। और ये इन सब का सम होता है 180, ये बन गया 2 थीटा, 90 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 90 और थीटा आ गया, अच्छा Q रख लो इसको, ये Q है, ठीक है, और Q आ गया आपके पास 45। यानी कि अगर आप Q को 45 रखोगे ना तो आपका जो एंगल है वो जो है, जो आपका बीच में जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो आपका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने तो एक ही ट्राइंगल को सॉल्व किया, नीचे वाले ट्राइंगल को क्यों नहीं सॉल्व किया? मैंने इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि एंगल देखो ना, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे Q है, यानी कि एंगल सेम है। किसी एक के लिए कर लो, वो आपसे सिर्फ Q ही पूछ रहा है, किसी एक के लिए सॉल्व कर लो, Q की वैल्यू निकल गई मेरे पास, ठीक है, 45 आंसर आ गया। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी तो है, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। सवाल में कह रहा है कि दो ट्राइंगल आपको गिवन है और आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी ये होती है कि आपके दोनों साइड्स और एंगल बराबर होते हैं। साइड्स का तो यहाँ पे काम नहीं है, बट ये दोनों एंगल जो है ना वो बराबर है, इसके भी और इसके भी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब मुझे कह रहा है कि बीच में जो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसको क्वाड्रिलेटरल को चेंज करके मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मुझे इनके चारों एंगल को जो है ना 90 करना पड़ेगा, बट मेरे पास दो एंगल 90 है, दो एंगल 90 नहीं है, ठीक है। ये दो एंगल 90 मुझे मिल गए, ठीक है, लेकिन ये दो एंगल नहीं मिल रहे। लेकिन फिर मैंने एक चीज नोट की कि ये जो दो एंगल बन रहे हैं ना वो एक ट्राइंगल से फॉर्म होके बन रहे हैं। ये जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है ये एंगल इस वाले ट्राइंगल के साथ है ना। तो अगर मैं इसको 90 एज्यूम करूं, ठीक है, और बाकी ये प्लस क्यू और तीनों एंगल का सम हमें पता है कि भाई 180 होता है, ठीक है। तो ये 2 थीटा करके हमने यहाँ से जो है ना Q इज इक्वल टू 45 निकाल लिया। और यही तो मुझसे पूछ रहा था कि भाई मैं ऐसा Q क्या रखूं कि ये जो है आपका अंदर का जो है वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अब मैंने जब 45 रखा, ठीक है, अब Q मैंने 45 रख दिया, ठीक है। अब वापस मैं डायग्राम में 45 रखता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं 45 रखता हूँ और यहाँ पे 45 रखता हूँ तो मुझे मजबूरन यहाँ पे 90 रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई जो आपका ट्राइंगल का सम होता है ना वो 180 होता है। अगर आपको 180 करना है तो यहाँ पे 90 करना पड़ेगा आपको। सेम इसी तरह यहाँ पे भी 90 करना पड़ेगा। अब चारों साइड जो है 90 बन गए इसके, तो ये बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा आपके पास वो आ जाएगा बी, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पे कह रहा है अ बस कैन कैरी एट मोस्ट 50 पैसेंजर्स, ज्यादा से ज्यादा 50 पैसेंजर्स को जो है ना वो उठा सकता है, ठीक है, फॉर अ स्कूल आउटिंग। तो मैं सबसे पहले तो ये कंडीशन बना देता हूँ ना भाई, जो 50 पैसेंजर को मैं बी कह देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस बी में। अच्छा, बसेस रिक्वायर्ड है यहाँ पे, गिवन है, पूरा सवाल पढ़ लेते हैं पहले। अब बस कैन कैरी एट मोस्ट 50 पैसेंजर्स, यानी कि जो बस है वो ज्यादा से ज्यादा 50 पैसेंजर्स को कैरी कर सकता है। और फॉर अ स्कूल आउटिंग, स्कूल आउटिंग पे जा रहे हैं 127 स्टूडेंट नीड ट्रांसपोर्टेशन। 127 स्टूडेंट है ना, उनको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, वो आउटिंग के लिए जा रहे हैं। और कह रहा है इफ बी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बसेस रिक्वायर्ड, अगर बी रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें कितने बस रिक्वायर्ड है, तो बताइए इनमें से कौन सी इनइक्वालिटी जो है ना वो सेटिस्फाई कर रही है। तो ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि भाई मुझे बस कितने चाहिए, ठीक है। अगर वो 127 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और मैक्सिमम सिर्फ 50 को ही ले सकता है वो, तो ये मुझे बता देगा कि मुझे बसेस कितने चाहिए होंगे। जब आप 50 से डिवाइड करोगे इसको तो ये तकरीबन बन जाएगा 2.54, ठीक है। यानी कि मुझे बस जो है ना तकरीबन 3 चाहिए। 3 होगा तो ये बच्चे टोटल 2 नहीं ले सकता, ठीक है। 2 लूंगा तो 0.54 बच्चे कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट जो है ना मैं 3 लूंगा और उससे ज्यादा भी ले सकता हूँ। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि 3 ज्यादा से जो एटलीस्ट तो आप 3 लोगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप जितने भी बस ले लो, ठीक है। लेकिन 3 से कम नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते। अगर आप 2 ले लोगे तो फिर बच्चे नहीं आ पाएंगे पूरे 127 स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पर जो है हमारा ये पेपर जो है वो मुकम्मल हो गया है।
नीचे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, आप लोगों की हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो आंसर की है। आंसर की तो हर सवाल के साथ भी है, तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैसा है नहीं। कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, हर सवालात के जितने भी कॉन्सेप्ट थे ना। लेट्स सपोज मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, 5 में, 6 में, 10 में, 18 और 22 में, वो सारे कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 में सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा था तो वो लिख दिया मैंने, क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट उसमें जो है इन्वर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, ट्रांसपोज का क्या कॉन्सेप्ट है, लीनियर का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने सवाल वाइज यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। फिर स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी के फिर एक जगह मैंने सवालात को अटैच किए हैं कि वेरिएंस के क्या सीन है। तो मैंने सवाल सॉल्व करते हुए भी बताया था कि क्या क्या होगा, जितनी ज़्यादा वेरिएंस होगी डिस्पर्जन उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, स्प्रेड उतना, डेटा आपका उतना ज़्यादा स्प्रेड होता है। तो ये आप देख लो, सारे कॉन्सेप्ट देख लेना। स्टैट्स के हैं, स्क्यूनेस का भी मैंने समझा दिया था डायग्राम बना के भी, और फिर इस तरह से भी बता दिया था कि मीन मीडियन वॉट बराबर होंगे। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट डाल दिए हैं, और डायग्राम वाइज भी डाल दिया है, वो भी देख लेना। प्रोबेबिलिटी के सवाल डाल दिए हैं, कॉन्सेप्ट डाल दिया है, कॉम्बिनेशन के भी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के भी कॉन्सेप्ट डाल दिए हैं कि भाई अगर कॉन्फिडेंस लेवल आपका जितना ज़्यादा होगा, आपका जो एरर होगा कम, वो कम होगा। टाइप 1 एरर जो होगा वो कम होगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों, कॉन्फिडेंस लेवल और आपका जो है सिग्निफिकेंस लेवल। ठीक है, सिग्निफिकेंस लेवल को एरर कह रहे होते हैं। अगर सवाल में सिग्निफिकेंस लेवल आ जाए तो समझ लो टाइप 1 एरर की बात हो रही है। ठीक है, देन यहाँ पे मैंने ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट के भी इसी तरह से सारे कॉन्सेप्ट को ऐड किया है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट देख लेना। ठीक है, उसके बाद मैंने अर्थमेटिक के भी कॉन्सेप्ट, मतलब पूरे पेपर के ही मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड किए हैं। ठीक है, ये सारे देख लेना और याद कर लेना। ट्रिक्स वगैरह सब इन्वॉल्व है इसके अंदर, हेल्पफुल हो जाएगा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, और कुछ स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी में क्या डाला है मैंने, आप कॉन्सेप्ट को जो है ना अंडरस्टैंड करो, मेमोराइज ना करो। ठीक है, आईबीए क्वेश्चंस आर डिजाइन टू टेस्ट रीजनिंग एप्लीकेशन, नॉट लर्निंग। ठीक है, अगर देखो मैंने जितना एनालाइज किया है पास पेपर को, आईबी आपको प्रॉब्लम देता है और आपसे सॉल्यूशन मांगता है। तो जितना अच्छा आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है, आप प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकोगे, ठीक है, तो आप खुद से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डायग्राम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल हो, आपने डायग्राम हमेशा बनाना है। ठीक है, तो जैसे जब 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 आप डायग्राम बनाओगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो जब आप विजुअल देखोगे ना उसको, तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो है आज की जो मेरा एम था वीडियो बनाने का, राउंड 1 के इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेस के पेपर के ऊपर, रियल पेपर मैथमेटिक्स का, वो मुकम्मल हो गया। और अगर ये वीडियो आप सब लोगों के लिए अगर हेल्पफुल रही है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।